तो आर्प जो है उसने क्या करना है, आईपी के अगेंस्ट मैक ढूंढ के लाना है, ठीक। और उस आर्प के दौरान हमने देखा कि भाई उस आर्प की वजह से पीसी का भी आर्प टेबल अपडेट हो गया, स्विच का भी मैक टेबल अपडेट हो गया, और राउटर का भी मैक टेबल अपडेट हो जाएगा कि 10.0.0.1 कोई था और उसने ये मैसेज भेजा था, तो मैं इसको अभी याद कर लूं ताकि बाद में कभी इसकी जरूरत पड़े तो मेरे पास पहले से मौजूद हो, ठीक। लेकिन अगर मुझे पीसी 3 के पास मैसेज भेजना है तो पीसी 3 के पास पीसी 1 से मैसेज भेजने के लिए आर्प काम नहीं करेगी डायरेक्टली। उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, गेटवे, कि मेरे पास कोई गेटवे हो। तो गेटवे को पहले आर्प किया जाएगा और मैसेज गेटवे को दिया जाएगा, फिर गेटवे से वो मैसेज आगे कहाँ जाएगा, पीसी 3 के पास। और इसी तरह पीसी 3 ने रिप्लाई देना तो उसे भी गेटवे चाहिए। तो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान आपको गेटवे चाहिए और सेम नेटवर्क के लिए कोई गेटवे रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट आपकी आर्प से काम हो सकता है। ये चीज यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हुई है। फिर हमने थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर हम उसमें लॉग इन होते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो यूजर मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल मोड, 3 तरह के मोड्स होते हैं। हर मोड के अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो यूजर मोड में सिर्फ शो की कमांड्स, वो भी लिमिटेड, और कॉन्फ़िगरेशन निल। इस तरह प्रिविलेज मोड में शो की कमांड्स 100% और कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत। सिमिलरली ग्लोबल मोड में शो की कमांड जो है वो 100% विद डू शो, ठीक है, मतलब फोर्सफुली, क्या फोर्सफुली वहां शो करा रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन भी 100%। इस तरह बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने थोड़ी सी की, डेट टाइम वगैरह सेट किया, राउटर का नेम चेंज किया, बैनर लगाया, बेसिक थोड़ी सी सिक्योरिटी अप्लाई की जिसमें हमने पासवर्ड्स और इस तरह की चीजें की। और हमने कहा राउटर पे एक कमांड इंपॉर्टेंट है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो वो क्या कहते हैं कमांड जो है, उससे हम क्या करते हैं कि हम चेक कर सकते हैं लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, तीनों लेयर का स्टेटस अपने इंटरफेसेस के, जो भी इंटरफेसेस हमारे राउटर के पास है, ठीक। और ये पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होगा तो हम इसे नो शट डाउन करेंगे, ठीक है, हमने किया था ना नो शट डाउन ये कमांड, ठीक। और अगर मुझे बंद करना है किसी इंटरफेस को तो कैसे बंद करूंगा, शट डाउन, ठीक। तो शट डाउन से वो इंटरफेस बंद हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर की पावर से, ठीक। हाँ, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने नो शट डाउन किया हुआ है फिर भी लेयर 1 डाउन है तो इसका मतलब आप फिजिकल मसला ढूंढे। और जब तक लेयर 1 अपनी होती लेयर 2 अप नहीं हो सकती, क्योंकि अगर फिजिकल मसला है तो इसका मतलब प्रोटोकॉल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल फिजिकल के बाद आता है, ठीक। सिमिलरली लेयर 1 अप हो सकती है मगर लेयर 2 फिर भी डाउन रहेगी। और आखिर में सक्सेस क्या है आपकी, कि दोनों अप हो, तब जाके आपकी लेयर 3 काम करेगी। ये कमांड्स थी जो हमने यूज की थी आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए और नो शट डाउन करने के लिए। और कमांड्स में कोई जरूरी नहीं कि पहले नो शट डाउन बाद में आईपी, या पहले आईपी बाद में नो शट डाउन, दोनों काम अलग अलग हो सकते हैं। और ये वो टोपोलॉजी थी जिसपे हमने अपनी आर्प, डिफॉल्ट गेटवे, इन चीजों को प्रूव किया था, ठीक। और हमने देखा था कि एंड टू एंड डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द पीसीज ऑफ सेम नेटवर्क और बिटवीन द पीसीज ऑफ डिफरेंट नेटवर्क वो कैसे हो रही है, ठीक। तो ये जो है वो हमारा सक्सेसफुली यहां तक हम कर चुके थे। अब आगे क्या करना है, वो बातें जो हैं वो थोड़ी सी डिवाइसेस के पर्सपेक्टिव से हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली डिवाइस डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास यहाँ तक भी हम कर लें तो बहुत है आज, लेकिन इससे ज्यादा कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरा इरादा है कि ये फास्ट ट्रैक है ना, इसको मैं फास्ट ट्रैक ही रखूं। अच्छा गुलाम नबी, तुम्हारा क्या कहते हैं आने का प्लान कब होगा यहाँ पे? जी सर, अब बोले। क्लास लेने के लिए आने का कोई प्लान जो है वो कब तक हो सकता है या कब होगा पॉसिबल? वो हो सकता है कभी भी, जब मैं चाहूँ आ सकता हूँ। अच्छा, जब चाहो आ सकते हो, मतलब कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं। असल में यहीं पे ना हमारे ऑफिस के सामने ही एक और ऑफिस है, जी जी। वहां पर जहाँ क्या कहते हैं मैं ना वो कुछ रैक वगैरह
की सेटिंग कर रहा था। ठीक है। सर्वर्स वगैरह भी हैं उनके पास और ये चीज़ें भी हैं। तो कल तो मैं उनके सर्वर्स वगैरह यहाँ लाके शायद उनकी सेटिंग वेटिंग करने में लगाऊंगा टाइम। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन हम लोग जो है वो वहाँ पर विजिट कर लें ठीक और है। जो डिवाइसेस हैं उनके पास वो भी देख लें, और क्या कहते हैं थोड़ा सा फिजिकल आपको जो है ना वो चीज़ें नज़र आ जाएं, क्योंकि उसमें उनके पास वो डिवाइसेस भी हैं जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ राउटर स्विचेस हैं, मगर उनके पास जो है वो फायरवॉल्स और क्या कहते हैं यूसीएस और यूटीएम इस तरह की डिवाइसेस हैं। डेटा सेंटर विजिट करता हूँ। ये तो सर मैं यहाँ पे भी विजिट करता रहता हूँ डेटा सेंटर। अच्छा, हाँ हाँ मुझे पता है, ओएस ने बता दिया, आवाज आ गई थी। ठीक। एक और भी क्या कहते हैं वजह है जिसकी वजह से मैं वहां ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक। आ जाऊंगा कल। कल वो क्लास वजह होगी। अलग है। हम्म। कल होगी क्लास। कल थोड़ी होगी, कल तो वीकेंड बैच है ना, अब तो मंडे से होगी हमारी क्लास, मंडे टू फ्राइडे। तो आ जाऊंगा मंडे को, कोई मसला नहीं है। मैं पहले प्लान कर लूँ फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, बता दीजिएगा, फिर मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके। तो फिर ये होगा कि वरना जरा यहाँ पे भी साथ डेटा साथ सेंटर वो है लेके हमारे जाऊंगा पास, तो अच्छा भाई लगेगा ना। दिखाते रहते हैं। हम्म। हम्म। यहाँ पे भी है डेटा सेंटर हमारे पास, अवेश भाई विजिट टेंशन कराते नहीं रहते है, हैं। उनको तस्वीर भी चाहिए। अच्छा हाँ। अच्छा। आ जाऊंगा मैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओएस को भी ले आना। अवेश को भी ले आऊंगा। हाँ, ओएस तो वाकई में ज्यादा छोटा स्टूडेंट लगेगा। तुम तो बड़े लगोगे फिर भी। नहीं सर, अब हाँ। मैं बड़ा ही लगूंगा। अब आप मुझे देखेंगे तो आप बस करो। कहेंगे मैं बड़ा हो गया। हम्म। मैं कह रहा हूँ अब मैं आपको बड़ा ही हाँ, लगूंगा, तुम आप लोग मुझे भी देखेंगे तो जाहिर सी आप बात कहेंगे है। मैं बड़ा मैं हो ऐसे गया। थोड़ी उसको, मैं तो उसके लिए बता रहा हूँ कि तुम लोग तो हो गए और वो भी। हम क्लास के टाइम में जाएंगे, कल नहीं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीक में। ये तो ऐसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने कहा डिस्कस कर लूं, जब तक मैं ये सब कुछ कर रहा था ना, कॉपी वॉपी। हम्म। हाँ हाँ, वो मैंने पूछ लिया। अच्छा भाई, वैसे यूसीएस पे काम किया तुमने? यूसीएस वॉइस का? नहीं नहीं, यूसीएस, यूनिफाइड सिस्को सिस्टम इस तरह करके होता है। वायरलेस के लिए? नहीं नहीं, वायरलेस के लिए नहीं यार, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए। नहीं नहीं, मैंने यूसीएस पे नहीं किया हुआ। सेंट्रलाइज के लिए तो हमारे पास यहाँ ये ये इंस्टॉल, इसको करना है मुझे इंस्टॉल ना कल। बड़ा जबरदस्त सिस्टम है यार ये, इसका अच्छा, ये पूरा वो सर्वर ये है। एसडीएन, ओके ओके, ये एसडीएन है फॉर सिस्को। हाँ, हम्म। तो मैंने कहा हाथ साफ कर लेते हैं हम भी, वैसे यूसीएस कहाँ मिलेगा। हाँ। और इनका यूटीएम भी आया हुआ है। ये बातें रिकॉर्डिंग में आनी नहीं चाहिए थी। हम्म। ये फायरवॉल एंड यूटीएम ना, थ्रेट मैनेजमेंट का। ये तो उसके लिए है, फॉर आईपीएस, एडीएस आईपीएस। हम्म। अच्छा, रेडियस के लिए। नहीं नहीं, आईपीएस आईडीएस के लिए। अच्छा, इंट्रूजन प्रिवेंशन वगैरह के लिए। जी, जी, जी। ये भी है, दोनों चीजें हैं। अच्छा कल अच्छा। मैं इनको उठा के लाऊंगा यहाँ अपने पास ना। हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर सर्वर्स हैं ये दो, जैसे वो होता है ना ब्लेड सर्वर। हाँ हाँ ठीक है, वीएम बेस्ड आप इस पर। हम्म। सही है। बाकायदा वीएम वगैरह के थ्रू मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह हुई हुई है, मैंने देखा था थोड़ा सा, ऑन है मैंने चलते। मैंने इस पे किया नहीं है, बट आप मुझे बता दें टाइम वगैरह, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आ जाऊं, ताकि मैं भी थोड़ा सा इस पे कर लूं हाथ कल ही है, साफ। कल का ही टाइम है। अच्छा, कितने बजे? कल मैं रात में तकरीबन शाम में 6 साढ़े 6 बजे जाके लेकर आऊंगा, फिर मैंने पूरी चले इस रात गुजारनी है। अच्छा, चले मैं इस पे हम बात कर लेते हैं कल। चलो ओके, क्लास कंटिन्यू करें। जी जी। चलो भाई, अब क्लास में हमें क्या करना है, डिवाइसेस की बात करनी है। तो डिवाइसेस की जो बात है उसमें मेमोरीज,
जो हम पहले भी थोड़े बहुत नाम मैं ले चुका हूँ, ठीक। तो हर डिवाइस में एक रोम होती है, उस रोम में क्या होता है, पोस्ट का बिहेवियर होता है। और जब मैं हर डिवाइस बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है हर डिवाइस, इसमें नेटवर्क डिवाइस की भी कैद नहीं है। मतलब आपका पीसी, स्मार्ट वॉच, इवन ये रिमोट जो है, मतलब जिस चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स है ना और वो ऑन हो रही है और वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसमें ये होगा, ठीक है। रोम, रोम के अंदर होता है पोस्ट का बिहेवियर। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जैसे ही आप उसे पावर दें तो वो अपने आप को टेस्ट करे, डिवाइस, ठीक। पीसी अपने आप को टेस्ट करता है। अगर रैम वैम खराब होती है तो क्या होता है, बीप आ जाती है। अगर कीबोर्ड नहीं लगा होता आपके पीसी में तो वो कहता था नो कीबोर्ड फाउंड, ठीक। तो इस तरह के एरर आ जाते हैं। हार्ड डिस्क नहीं होती, नो हार्ड डिस्क फाउंड, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अपने आप को टेस्ट करता है हार्डवेयर को। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस भी ऐसा ही करती है कि जैसे आप इन्हें बूट करते हैं अपने आप को टेस्ट करती हैं। उस बिहेवियर को क्या कहते हैं, पोस्ट, ठीक है। ये हर जगह यही कहलाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, के जब भी पावर ऑन हो तो अपने आप को टेस्ट करो। और ये कहाँ लिखा होता है, रोम में, ठीक। और रोम है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि इसमें डाटा स्टोर रहेगा, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो। बिल्कुल। फिर हमारे पास रैम होती है जो वोलेटाइल होती है, इसमें डाटा रहता नहीं है, मगर ये फास्ट होती है। और जब डाटा चाहिए होता है तो वो रैम में पहले आता है, फिर रैम से प्रोसेसर के पास जाता है। इस तरह नेटवर्क डिवाइसेस में एक एनवी रैम भी होती है। और जरूरी नहीं सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस में, काफी जगह पे होती है एनवी रैम, ठीक। ये होती है नॉन वोलेटाइल रैम टाइप की, यानी फास्ट मेमोरी मगर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऐसी चीज है जो फास्ट चाहिए होती है, ठीक। फिर फ्लैश, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क, नॉन वोलेटाइल है और इसमें आईओएस होता है। सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस, जिसका नाम है इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो मैंने बताया था फ्लैश की जगह हमारे पास एसएसडी वगैरह और ये चीजें भी अब जो है डिवाइसेस में आ गई हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बूट ऑर्डर है। सबसे पहले स्टेप में डिवाइस कहाँ जाएगी, रोम के पास, और रोम से कहेगी भाई सेल्फ टेस्ट करो। अगर ये सेल्फ टेस्ट फेल हो जाता है तो क्या करेंगे, वेंडर को कांटेक्ट करेंगे। हम तो खुद कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हार्डवेयर का मसला है ना भाई। तो हम थोड़ी कोई डिवाइस का डब्बा स्क्रू खोलेंगे और अंदर जो है वो उसे सर्किट वर्किट को चेक करेंगे, कुछ करेंगे, ये हमारे बस की चीज नहीं है। अगले स्टेप में जाती है एनवी रैम। एनवी रैम जो है ना, उसके पास होती है आईओएस की बूट लोकेशन, इस वैल्यू के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, ठीक। जैसे लैपटॉप में या पीसी में होता है, कहाँ से बूट करना है, सीडी रोम से, यूएसबी से, हार्ड डिस्क से, इस तरह से मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ एरर आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या वैल्यू ही करप्ट हो गई, कुछ भी हो गया XYZ, तो डिवाइस क्या करती है, डिवाइस एक खास मोड में आ जाती है जिसे रोम मॉनिटर मोड कहते हैं, रोम मोड। और जब आप डिवाइस को देखेंगे ना, कनेक्ट करेंगे कंसोल केबल के थ्रू, तो ये इस तरह का साइन बना हुआ आएगा, ग्रेटर देन का, ठीक। और वो कहेगी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो आपने इंस्टॉल करना होगा, या बूट की लोकेशन चेंज करो, कहीं और से बूट कराओ, उसके बाद आगे बढ़ना है। समझ आई बात। कभी हमारे लैपटॉप में भी होता है, एरर आ जाता है। क्या एरर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, वो अलग है, ब्लू स्क्रीन वाला एरर अलग है। एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। वो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड जब ही आता है कि जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को नहीं मिला, बूट होने के बाद, ठीक। बूट होने के बाद नहीं, बूट से पहले ही, बूट ही नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, यानी जब रोम से क्लियर हुआ तो फौरन उसने कहा भाई मुझे बूट डिवाइस बताओ। बूट डिवाइस जो है वो थी नहीं, किसी भी वजह से XYZ, ठीक। आप मतलब डिवाइस की हार्ड डिस्क निकाल दो और उसे ऑन करो, तो जब हार्ड डिस्क नहीं होगी तो वो क्या एरर दे देगा, नो बूट डिवाइस फाउंड, ठीक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। खैर, फिर उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप पे आता है जहां पे iOS लोड होती है।
ठीक है। अब वो फ्लैश से भी हो सकती है, यूएसबी से भी हो सकती है, टीएफटीपी सर्वर से भी हो सकती है, कोई भी लोकेशन हो सकती है। लेकिन अगर उस लोड के दौरान एरर आ जाए, वो जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है, वो लोड के दौरान आता है कि विंडोज बूट होने लगती है और बूट होते होते अचानक एरर, क्योंकि वो उसकी फाइल करप्ट हो गई कोई। ठीक, तो ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो गया है तो फिर ये प्रॉम्प्ट आ जाता है। इसे कहते हैं आरएक्स बूट मोड। बिल्कुल, जब ये प्रॉम्प्ट आया तो इसका मतलब कि डिवाइस इंतजार में है कि मुझे बूट की लोकेशन दो, मुझे बूट की लोकेशन नहीं मिली। और जब ये प्रॉम्प्ट आया तो इसका मतलब है बूट लोकेशन तो है, मगर वहां से बूट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से बूट नहीं हो पाया, सही से लोड नहीं हो पाया। तो नहीं सही से लोड हो पाया तो डिवाइस क्या करती है, एक मिनी आईओएस लोड कर देती है, जो कि इसकी एनवी रैम में होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो वो जो मिनी आईओएस है उसमें क्या होता है कि वहां पर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या पुराने वाले को अपडेट करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक, इससे निकल गए तो फिर उसके बाद आता है एनवी रैम का नंबर, चौथा स्टेप। एनवी रैम जो है ना, उसके पास होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो सेव कराई होती है, जैसे हमने कल सेव कराई थी। कैसे कराई थी? कॉपी से भी हम करवा सकते हैं और राइट मेमोरी से भी करा सकते हैं और राइट से भी करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो हमने वो कॉपी कराया था। वो फाइल उठ गई, जो भी आपने सेव की थी कॉन्फ़िगरेशन, वो सब कुछ उठ के कहाँ आ गया? रैम में। तो फाइनली आपकी रैम में क्या होगा? आपकी रैम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो रैम में आ सकती हैं या आनी चाहिए, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िग हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई सवाल इन पांचों स्टेप्स में? प्रैक्टिकल में कभी भी ये ऐसा होता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है कि कोई ना इस तरह का एरर आपके सामने आए। फिर फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो सिस्को है, अभी हम सिर्फ सिस्को के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सिस्को जो है वो स्विचेस बनाता है तीन कैटेगरीज में, एएलएस, डीएलएस और सीएलएस। एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। तो ये जो है ना कुछ सीरीज हैं, जैसे एक्सेस लेयर जो है उसमें 9000 सीरीज है, 1000 सीरीज है, उसके अंदर ये मॉडल्स हैं। इस तरह एक मिराकी है जो कि क्लाउड मैनेज स्विच है, यानी हमसे क्लाउड से मैनेज कर सकते हैं। ठीक, फिर हमारे पास कैंपस स्विचेस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या कोर दोनों जगह यूज हो सकते हैं। ये 9000 सीरीज है, 7000 सीरीज है। इस तरह डेटा सेंटर स्विचेस की अलग सीरीज है। तो ये सब कहाँ पे आता है? जब आप डिजाइन करने लगे। तो डिजाइन करते हुए आपको ख्याल रखना होता है कि अच्छा मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी सीरीज का स्विच लेना चाहिए। अगर सिस्को में ले रहे हैं तो किसी और वेंडर का लेंगे तो फिर उसकी भी इसी तरह की सीरीज होंगी, अलग अलग कैटेगरीज की, वो सीरीज सपोर्ट करती है। हाँ, हर किसी का क्राइटेरिया अलग है। मतलब जैसे मोबाइल है तो मोबाइल कंपनी जो है वो आईफोन भी है, सैमसंग भी है आपके पास, ओप्पो भी है, और क्या कहते हैं, इन्फिनिक्स भी है। ठीक है, तो सबके अपने अपने मॉडल्स हैं। अब इन्फिनिक्स में आपको 20,000 वाला मोबाइल भी मिलेगा, इन्फिनिक्स में आपको 2 लाख वाला मोबाइल भी मिलेगा। ठीक, इस तरह सैमसंग का आपको 25,000 का मोबाइल भी मिलेगा, सैमसंग का आपको 4 लाख का मोबाइल भी मिलेगा। तो वो कैटेगरीज हैं कि किस तरह के उसमें स्पेक्स हैं और वो क्या कुछ कर सकता है, उस हिसाब से आपको सीरीज होती है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन देखो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हो सकता है उसके लिए एक्सेस लेयर काफी हो, मतलब उसके कम यूजर्स हैं। ठीक है, कैंपस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का अभी आगे जो है वो एक डिजाइन पैटर्न आएगा, अभी हम देखेंगे। तो जब हम डिजाइन पैटर्न देखेंगे ना तो हमें समझ आएगा कि अच्छा कहाँ कौन सा स्विच लगना चाहिए या कौन सी सीरीज का लगना चाहिए। डाटा सेंटर है तो उसको डाटा सेंटर के ही स्विचेस चाहिए होंगे, वही सीरीज काम करेंगी वहां पे, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी मिलेगी ना जो डाटा सेंटर में रिक्वायर्ड होगी। एग्जैक्टली, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन उसके अंदर जो हार्डवेयर होगा वो भी उसी लेवल का होगा। ठीक, तो ये होते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस ना, कैंपस लैन वाले स्विचेस, जैसे यहाँ पर भी है रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेस लेयर स्विच है।
बिल्कुल। एक्सेस लेयर स्विच क्या होता है कि भाई आप जो है ना वो इसको लगाते हो वहां पर जहां पे आपके डायरेक्ट यूजर्स हैं, तो यूजर सारे आके कनेक्ट होगा। तो 48 पोर्ट का आपने स्विच ले लिया तो उसमें आराम से आपके 40-45 यूजर्स मैनेज हो जाएंगे। ठीक, सिमिलरली इस तरह जो है वो और भी कुछ हो सकता है। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास जो है ये क्लाउड मैनेज स्विच है। तो ये क्लाउड मैनेज है, तो इसमें क्या है कि भाई नंबर ऑफ पोर्ट्स तो इसमें भी ज्यादा हो सकती है, मगर आप इसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये क्लाउड से कनेक्टेड होगा हर वक्त, तो वहीं से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैनेज कर सकते हैं। हाँ ना, क्लाउड के थ्रू आप इसको मैनेज करेंगे ना भाई, यानी कि ये आपके रखा हुआ ऑफिस में है यहाँ पर, लेकिन आप इसे मैनेज कर रहे हैं कहीं और से, और वो भी क्या कहते हैं, ये वहां पर बिल्कुल इस तरह से आपको नजर आएगा जैसे एक स्विच बिल्कुल आपके पास है, आपके पास हाथ में है अभी। वर्चुअली क्लाउड है ही वर्चुअल। जहां क्लाउड का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो बात क्या हो रही है सारी, वर्चुअल। क्लाउड फिजिकल नहीं है हमारे पास, फिजिकल है लेकिन उनके पास जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके पास है क्लाउड, उनके लिए वो फिजिकल है, लेकिन हम, हमारे लिए वो क्या है, वर्चुअल है। तो ये जैसे क्लाउड मैनेज स्विच सिस्को का है, तो इसका मतलब इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सिस्को के क्लाउड का एक्सेस, और वहां से आप इसे मैनेज करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, डिवाइस के साथ ही आपको क्लाउड का एक्सेस मिलेगा। बिल्कुल। फिर इस तरह ये डाटा सेंटर के स्विचेस हैं। तो ये जो स्विचेस होते हैं ना, ये पूरे बड़े बड़े रैक और इस तरह से, उनके पास डाटा सेंटर होता है ना बैंक्स में। बिल्कुल। ठीक, तो वहां पर उनके पास ये डाटा सेंटर स्विचेस होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि भाई उनके पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक, प्लस ये जो स्विच होता है, इस स्विच में ये मॉड्यूल्स लग सकते हैं, मतलब जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ते जाएं वैसे वैसे आप मॉड्यूल्स बढ़ाते चले जाएं। इसमें प्रोसेसिंग इंजन्स लगते हैं पूरे पूरे, सीपीयू कार्ड जिन्हें हम कहते हैं ना, ठीक है, प्रोसेसिंग इंजन्स। तो वो प्रोसेसिंग इंजन्स आप बढ़ाते चले जाएं अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, एक की जगह दो लगा दें, दो की जगह तीन लगा दें। ठीक, इस तरह की इनकी पूरी मैनेजमेंट होती है। जैसे छोटी बैंक के अंदर उसके अंदर भी कंपनी नेटवर्क का बंदा होता है, लाजमी सी बात है। ठीक, अच्छा, फिर सर्विस प्रोवाइडर के स्विचेस अलग होते हैं। ठीक, तो वो सर्विस प्रोवाइडर के पास होते हैं, उसकी अलग कैटेगरी है, वो इथरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी आ गया, मैंने बताया था ना कि इथरनेट वैन पे भी आ गया। ठीक, फिर वर्चुअल नेटवर्किंग स्विचेस अलग होते हैं। अब ये वर्चुअल नेटवर्किंग और वो क्लाउड वाली वर्चुअल नेटवर्किंग, ये वर्चुअल नेटवर्किंग वो है जो कि फिजिकल आपके पास होगी, लेकिन वो जो वर्चुअल नेटवर्किंग है वो किसके पास है, क्लाउड के पास है, यानी उसका फिजिकल एक्सेस। नहीं नहीं, ये तो फिजिकल हार्डवेयर है भाई, ये इस तरह का दिखता है। बिल्कुल, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं है, ये फिजिकल हार्डवेयर है, इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन चल रही है। ठीक, फिर हमारे पास इस तरह के स्विच होते हैं जो कि फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के, जैसे ये। हाँ, अपने जगहों की बात करूं, मैंने अभी बताया ना, डिजाइन पैटर्न आने दो ना, अभी तो मैंने कहा डिजाइन पैटर्न आएगा तो समझ आ जाएगा कि नेटवर्क जब डिजाइन करेंगे तो किस तरह हमें अंदाजा होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगेगा। ठीक, अच्छा, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन स्विचेस जो हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो पोर्ट्स हैं बस वही हैं, अब इसमें कुछ और नहीं हो सकता। ठीक, जैसे ये है भाई, ये 48 पोर्ट का स्विच है, तो ये कह रहा है भाई मेरे पास सिर्फ 48 पोर्ट्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक आते हैं मॉड्यूलर, वो ये आ गया ना, वही डाटा सेंटर वाले टाइप के। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें आप मॉड्यूल्स ऐड कर लें जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर आते हैं स्टैकेबल। स्टैकेबल में क्या होता है कि भाई पीछे ना उसके एक खास पोर्ट होती है जिसे स्टैक पोर्ट कहा जाता है, इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टैकेबल, तो वो स्टैकिंग क्या होती है कि एक स्विच से आपने स्टैक पोर्ट निकाली, दूसरे में लगाई, दूसरे से तीसरे में, अब वो सारे स्विचेस मिलके एक स्विच की तरह परफॉर्म करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास मॉड्यूलर स्विचेस नहीं थे, आपने फिक्स स्विच खरीदे थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये सारे फिक्स स्विच जो है वो एक सिंगल स्विच की तरह परफॉर्म करें, और अगर इन स्विचेस में स्टैक पोर्ट मौजूद है,
तो उस स्टैक पोर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनकी स्टैकिंग। ठीक, ये हर स्विच में नहीं होती स्टैक पोर्ट्स। तो बात वही है कि जब आप स्विच लेने लगेंगे तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई क्या मुझे आगे स्टैकिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो अगर स्टैकिंग की जरूरत पड़ेगी तो पहले ही आप स्टैक स्विच जो है वो परचेज करेंगे। ठीक, अब ये इसने ना थिकनेस के हिसाब से बताया कि ज्यादातर जो है ना वो 1U वाली थिकनेस होती है। 1U जो है ये रैक यूनिट्स होते हैं, 1U 4U 8U 16U इस तरह करके। ठीक, और ये इसकी हाइट होती है 1.75 इंचेस। तो ये नॉर्मल 1U की हाइट है। 2U होगा तो इसको डबल कर लो, 4U होगा इसे 4 टाइम्स कर लो तकरीबन। ठीक, तो ये रैक माउंटेड होते हैं। अच्छा, फिर राउटर्स आ गए। तो सिस्को 3 कैटेगरीज में ही राउटर बनाता है तकरीबन, सोहो, रोबो और सीओ। ठीक है, स्मॉल ऑफिस के लिए अलग, रीजनल या ब्रांच ऑफिस के लिए अलग, और सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस के लिए अलग। ठीक, तो ब्रांच राउटर जो हैं वो छोटे राउटर्स, वो ये है 800 900 1000 सीरीज। ठीक, फिर क्लाउड राउटर्स अलग होते हैं, क्लाउड एज। इंडस्ट्रियल राउटर्स अलग होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स के राउटर्स अलग होते हैं। हाँ, उनके पास तो वैसे ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सभी राउटर हमेशा एज में ही लगता है नॉर्मली। ठीक है, इधर सर्विस प्रोवाइडर की कोर राउटर, सर्विस प्रोवाइडर का एज राउटर। ठीक है, कोर राउटर से मुराद ये है कि भाई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीटीसीएल। अब पीटीसीएल के बहुत सारी ब्रांचेस हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो पाकिस्तान के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि रीजन है सिंध, अब सिंध के अंदर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन सिंध की कोई एक ब्रांच ऐसी होगी ना जो कि क्या होगी, एज ब्रांच होगी, जिसके बाद जो है वो डाटा कहाँ जा रहा होगा, जिससे लोकल ब्रांचेस में आ रहा होगा, और उसके बाद किसी एक स्पेशल कोर लोकेशन पे जा रहा होगा। ठीक, इसी तरह पंजाब की हो गई रीजन फॉर एग्जांपल हो गया, तो वहां की जितनी ब्रांचेस हैं उन सब में कौन से लगेंगे, कोर राउटर्स। लेकिन जब वहां का कोई ऐसी ब्रांच होगी कि जिससे डाटा इधर आना है सिंध की तरफ, क्योंकि सिंध के बाद आगे फिर वो सबमरीन केबल से जाएगा ना, तो वो राउटर कौन सा होगा, एज, कि वो उन सारी ब्रांचेस का डाटा लेकर आएगा। ठीक, तो वो एज राउटर्स अलग हैं, एएसआर सीरीज। हम्म, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जो राउटर है ना 1841, ये आता है ब्रांच राउटर में। नहीं नहीं, ये है 1800 सीरीज। असल में सारी सीरीज यहाँ मेंशन नहीं है, ये जस्ट कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स मेंशन है। ठीक है, ये मैंने निकाली थी नेट से ना, और मैंने इनको लिस्ट किया था गूगल की, सॉरी सिस्को की वेबसाइट से। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन्ड है, सारी सीरीज यहाँ भी नहीं है अभी। तो इसके अलावा बहुत सारी सीरीज हैं, ये सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए। तो ये देखो ना, ये आ गया ना ब्रांच राउटर। तो ब्रांच राउटर दिखने में ऐसे ही होते हैं, ये वाला नहीं, इनमें से कोई भी 1800 नहीं है। ठीक, इस तरह ये नेटवर्क एज राउटर्स, ये वो सर्विस प्रोवाइडर वाले। ठीक है, एएसआर सीरीज, ये सर्विस प्रोवाइडर के राउटर्स। इस तरह ये इंडस्ट्रियल राउटर है। इंडस्ट्री मतलब कि कोई ऐसी लोकेशन है ना इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे, 70 70 डिग्री 80 डिग्री इस तरह के टेम्परेचर पे। ठीक, इस तरह वहां पर जो है ना वो ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा है तो ये उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। इस तरह कोई नमी वगैरह जो है, नमी ह्यूमिडिटी कोई कहते हैं। और क्या हो सकता है, रगेड इन्वायरमेंट है कोई। ठीक है, तो ये वहां काम करेंगे, मतलब ये इसकी बॉडी से लग रहा है कि इसके ऊपर अगर कुछ आगे गिर भी जाए कोई बहुत बड़ा वेट, तो भी इसे कुछ नहीं होगा। ठीक, बाहर धूप में लगा दिया आपने, बारिश बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये इस तरह की जगहों के लिए। ठीक, तो वहां पर क्या है कि इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं, सिर्फ उस लोकेशंस के लिए, कि जहां आपको मजबूरी में राउटर लगाना भी पड़ रहा है। ठीक, तो वहां पर आपको ऐसा राउटर चाहिए जो बर्दाश्त कर सके उस इन्वायरमेंट को। ये 9000 सीरीज, 100 सीरीज जो है ये बिल्कुल स्मॉल ब्रांच ऑफिस के लिए ना, छोटे से ऑफिस के लिए। इसमें ये कनेक्शन हो जाएगा आपका वैन, और ये हो गया लैन, और ये दोनों भी जो है वो लैन ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं,
ये वैन है और ये लैन है और वो वाला जो है वो कंसोल है। ये ना ये लैन होंगे ना, 4 लैन के पोर्ट हैं और ये जो है वो ये अपलिंक्स हो या तो हो सकता है, लेकिन 4 के साथ 2 अपलिंक्स। खैर वो अगर क्लियर होता तो पता चलता। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये एसआर सीरीज वगैरह ऐसी होती है दिखने में, फिर 550 सीरीज ऐसी होती है। मतलब ये सिर्फ तस्वीरें ना वहां से उठा के डाली, इंडस्ट्रियल ऐसा होता है। असल ये गेम है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो है वो मेरे पास कोई 10 15 20 25 यूजर्स हैं, तो मैंने क्या किया, एक 48 पोर्ट का स्विच लिया और उस स्विच से जो है ना वो सबको कनेक्ट किया और डायरेक्ट कनेक्टिविटी राउटर में दे दी, तो कोई मसला नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास हो गए 100 यूजर्स, ठीक, तो अब वो एक स्विच से तो कनेक्ट हो नहीं सकते, तो मैंने 48 पोर्ट के 3 स्विच ले लिए। अब उन 3 स्विचेस को अगर मैं डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट करना चाहूंगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राउटर में 3 पोर्ट्स ही नहीं है। सही है ना? सही। और अगर है भी तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट लोड जो है ना वो राउटर पे चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रखूंगा। वो जरूरी नहीं है मल्टी लेयर हो, जरूरी नहीं है ना, कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप रख लो मल्टी लेयर, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लेयर 2 का भी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का स्विच रखोगे। जो हमने देखी थी ना सीरीज, जिसमें एक्सेस लेयर सीरीज अलग थी, डिस्ट्रीब्यूशन अलग थी और कोर अलग थी, 3 थी, एएलएस, डीएलएस और सीएलएस। ठीक, तो एक्सेस लेयर स्विच के साथ अगर मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस हैं तो उन सब को आपने जाके कहां रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच पे, और वहां से फिर आपने राउटर को देना है। नहीं नहीं नहीं, राउटर अलग चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच अलग चीज है ना, ये डिफरेंस है। ठीक, हो सकता है हो सकता है कि डायरेक्ट आपका जो है वो नेटवर्क इस पे आके टर्मिनेट हो जाए, सर्विस आईएसपी का। ठीक, तो भी प्रॉब्लम क्या होगी कि इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। ये मल्टी लेयर स्विच आप इसे एज राउटर भी यूज करोगे और फिर इससे कहोगे कि ये जो मेरे 100 के 100 यूजर्स हैं, जब ये एक दूसरे को डाटा भेजेंगे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये डायरेक्ट आपस में तो कनेक्टेड नहीं हो रहा है। समझ आई कहानी? तो इसलिए आपको इसको रखना है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि इसका डाटा, इस स्विच के यूजर्स का डाटा इनके पास आए, इन वाले यूजर्स के पास, तो ये उसे हैंडल करे। अगर इंटरनल रहेगा कि पीसी टू पीसी इसी स्विच में हो रहा है डाटा, तो वो तो ये संभाल लेगा। लैन ज्यादा नहीं हो रही, लैन एक ही है अभी भी, ये पूरा एक लैन नेटवर्क है स्टिल। जब तक स्विचेस है ना तब तक वो एक नेटवर्क है। राउटर आके जो है ना वो नेटवर्क जो है वो शिफ्ट करेगा। ठीक, तो ये है कहलाता है 2 टेयर आर्किटेक्चर, कि आपकी 2 टेयर्स यूज हो रही है, एक एक्सेस और एक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सवाल तो पूछो। ये जो तीनों स्विच हैं सर, हाँ, ये हम डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट कर दें? कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि राउटर पे लोड आ जाएगा। तो जो आपने बीच में लगाया है, समझो ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैनेज कर रहा है ये इन तीनों स्विचेस की। राउटर में हमारे पास 2 ही कनेक्शन होते हैं, हम 2 ही नेटवर्क निकाल सकते हैं। अगर कंट्रोलर अलग होता है, कंट्रोलर तो वो होता है ना कि जिससे आप कंट्रोल कर लो, ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि पहले स्विच से जो डाटा आएगा वो दूसरे स्विच तक पहुंचा दिया, दूसरे का आया तीसरे को दे दिया, तीसरे का दूसरे को। तो इसमें तो फिर बस ठीक है, वो बाद में पूछूंगा मैं सवाल आपसे। मतलब ये स्विचिंग ही कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। राउटर तो वैन कनेक्टिविटी के लिए है ना, अभी हम राउटर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लैन का डिजाइन। ऊपर हेडिंग में लिखा है लैन डिजाइन। तो जब आप अपना लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करो, ठीक, तो अगर आपके कम यूजर्स हैं, एक ही स्विच है, तो आप डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट कर लो। लेकिन अगर आपके मल्टीपल स्विचेस हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सब का डाटा
आप एक डिस्ट्रीब्यूशन पे लाओ और उस डिस्ट्रीब्यूशन से उसको कहाँ लेके जाओ, कोर की तरफ, राउटर की तरफ। ठीक, सॉरी कोर नहीं है, ये राउटर है। दूसरा सिस्को, ये सिस्को के का रिकमेंडेड डिजाइन है। दूसरा सिस्को कहता है भाई एक 3 टियर आर्किटेक्चर भी है। ठीक, ये जो 3 टियर आर्किटेक्चर है, इसमें उसने कहा कि भाई एक्सेस लेयर अलग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर अलग होगी और कोर लेयर अलग होगी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक्सेस लेयर पे मेरे पास मल्टीपल स्विचेस हैं, यहाँ डायग्राम में सिर्फ 3 दिखाए इन्होंने, लेकिन ये कहानी कब आएगी जब आपके पास 8, 10 इस तरह के स्विचेस होंगे। ठीक, उन सारे स्विचेस के लिए फिर आप क्या खड़ी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। और उस डिस्ट्रीब्यूशन के लेयर के ऊपर क्या होगी, आपकी एक कोर लेयर। इसका फायदा क्या है इतनी झंझट का, क्या फायदा नजर आ रहा है? सर जो छोटा स्विच है वो मल्टी ना इनके साथ कनेक्ट हो रहा है अलग अलग तरीके अलग अलग तरीके से। ट्रैफिक आएगी ना तो घूम करके आएगी तो लोड कम पड़ेगा। एक बात तो ये हो सकती है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो लोड बैलेंस हो जाए किसी तरीके से। सही, ये स्विच जो है वो 2 लेयर 3 स्विचेस से कनेक्टेड है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये कुछ ट्रैफिक यहाँ भेजें, आप कुछ ट्रैफिक यहाँ भेजें। ठीक, और वो फिर उसके थ्रू जो है ना वो कोर पे होता हुआ राउटर तक जाए। असल में जो ये इतना बड़ा फैलावा है ना, इस फैलावे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बचा जा रहा है, और वो एक चीज क्या है, वो एक चीज है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यहां पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, मतलब कि अगर कोई एक स्विच आपका डाउन हो जाता है यहां से डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के बाद से, ठीक है, यहां तो अगर डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है ये यूजर्स गए। ठीक, इसके बाद ठीक है, यहां पे कहीं भी कुछ भी डाउन हो जाता है तो आपके पास बैकअप मौजूद है। ठीक, आपके पास बैकअप मौजूद है, तो यहां पर आपको लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंसी, ठीक है, बैकअप को टेक्निकल वर्ड में क्या यूज करते हैं बैकअप के लिए, रिडंडेंसी। ठीक, तो आपके पास रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग ये दोनों चीजें यहाँ मौजूद है इस तरह के आर्किटेक्चर में। तो अगर आप ऐसा नेटवर्क डिजाइन कर लेते हैं, तो ऐसा नेटवर्क डिजाइन करने में तो मुश्किल लग रहा है, मगर ये नेटवर्क जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग। एक वक्त में अगर कोई भी एक डिवाइस या कोई भी लिंक, इवन लिंक भी अगर डाउन हो जाए तो उसका बैकअप लिंक मौजूद है और उसकी बैकअप डिवाइस मौजूद है। इसीलिए तो, ताकि बैकअप रहे, कि राउटर का भी बैकअप हो बड़े सिस्टम के लिए, या ऐसे सिस्टम के लिए कि भाई जहां पर आपको 24 आवर्स या जितने भी घंटे काम हो रहा है उतने घंटे आपको डाउन टाइम नहीं चाहिए। आपका डाउन टाइम आपके बिजनेस का लॉस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कोई क्या कहते हैं ई कॉमर्स सेलर हूँ, ठीक, और मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे ऑफिस बनाया और यहाँ पे मैंने बंदे बिठाए 10-12, जो भी, छोटी टीम है, ज्यादा बड़ी टीम नहीं है। ठीक, 10-12 मैंने बंदे बिठाए और 10-12 बंदों को मैंने लगाया हुआ है कि भाई आपने जो है वो क्या करना है, सेलिंग करनी है। और तो वो काम क्या है कि वो काम है आपका बिल्कुल 100% ऑनलाइन। वहां जितनी देर के लिए डाउन टाइम है उतनी देर का मतलब आपका नुकसान है, क्योंकि इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ठीक, तो अगर वो डाउन टाइम आ गया तो मतलब आपकी टीम फारिग बैठी हुई है। तो उस सूरत में आपको क्या चाहिए होगा कि आपके पास बैकअप हो हर चीज का। आपके पास इंटरनेट का भी बैकअप हो, इंटरनेट का बैकअप हो तो 2 राउटर हो, दोनों के अलग अलग जो बैकअप हो। इस तरह आपके पास लोकल नेटवर्क का भी बैकअप हो, मतलब अगर वाईफाई जो है ना वो भी 2 हो, कि अगर एक टीम एक वाईफाई से कनेक्ट है तो दूसरे से कनेक्ट हो जाए अगर एक डाउन हो जाता है तो। आपके पास अगर स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी तो स्विच भी आपके पास बैकअप हो, कि अगर एक स्विच डाउन हो जाए, बंद हो जाए, तो दूसरे पे फौरन शिफ्ट कर लें सबको। ठीक, तो बैकअप जो है ना फिर वो रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो बड़ी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फर्क किस चीज से पड़ेगा,
कि आप डाउन टाइम के लिए कितने कॉन्शियस हैं। सर तो आपके साथ रियल लाइफ में क्या मतलब? बैकअप प्रोग्राम हाँ बिल्कुल होता है, लाजमी, बिल्कुल। भाई मजबूरी है ना, नहीं रखेंगे तो काम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बैठे हैं तो ये सॉफ्टवेयर हाउस है, तो सॉफ्टवेयर हाउस में इनके पास 2 कनेक्शंस आए हुए हैं, इवन 3 भी आए हुए थे एक वो जमाने में, तो 3 कनेक्शंस थे, 3 फाइबर। एक डाउन हो तो दूसरा, दूसरा हो तो तीसरा, 4 तो राउटर रखे हुए हैं वहां पर। ठीक, तो मल्टीपल कनेक्शन जो है वो चाहिए, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर हाउस है, बगैर इंटरनेट के कुछ हो नहीं सकता, तो बैकअप चाहिए, वरना टीम फारिग बैठी हुई है। ठीक, समझ आ गई ये कहानी? तो आपको डिजाइन करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो 2 टियर या 3 टियर आर्किटेक्चर हो, जो भी हो, आप उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो मैंने कहा था कि यहाँ तक तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। अब आगे जो है वो निकलने के लिए हमें क्या चाहिए है? अरे वाह, इतनी जल्दी इतना आगे निकल जाए, क्या कहते हो? तुमने पूछा था ना गुलाम नबी, राउटिंग और स्विचिंग का, कि पहले राउटिंग करते हैं बाद में स्विचिंग करते हैं। ये किसने पूछा था? किसी क्लास में पूछा था किसी ने? ये सर कल पूछा था मैंने। नहीं, कि पहले राउटिंग नहीं, कोर्स में पहले राउटिंग पढ़ाते हैं या स्विचिंग पढ़ाते हैं, इस नहीं तरह वो तो मैंने नहीं, वो तो मैंने नहीं वो किसी ने पूछा था मुझसे पूछा। कि कोर्स में पहले जो है ना वो ये पढ़ाते हैं या वो पढ़ाते हैं, इस तरह करके ना सवाल था। तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पहले राउटिंग शुरू करें या पहले स्विचिंग शुरू करें। स्विचिंग सर, पहले स्विचिंग शुरू करें, शुरू करें। फिर उसके बाद राउटिंग करें। इसका पर्पस है कम्युनिकेशन और सेटिंग्स में इसके सबके हैंड्स ऑन हो जाएंगे। राउटर में पहले भी सारे प्रोटोकॉल भरे पड़े हैं, तो क्या हुआ, एक ही बात है, स्विच करवाने से स्विचिंग करवा देते हैं पहले। मेरी भी मर्जी बड़ी है। तो क्या हुआ? वैसे तो खैर मैं करवा, आजकल करवा भी पहले स्विचिंग ही रहा हूँ। पहले पैटर्न था कि पहले राउटिंग कराते थे, लेकिन अब पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। सबसे पहले ना ऐसे लगता है कि धरती में कूद, नहीं नहीं, कम से कम राउटिंग में बड़ा मजा आता है यार, क्या हो गया तुम लोगों को? राउटिंग को तुम लोग हल्का ले रहे हो, राउटिंग में मजा आता है। अच्छा भाई, चलो स्विचिंग शुरू कर देते हैं। वैसे भी हमने स्विचिंग के डिजाइन कॉन्सेप्ट्स की बात की है ना अभी, तो स्विचिंग में ही आ जाते हैं। तो जब आप डिजाइन कॉन्सेप्ट की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा स्विचिंग को समझ लें, लैन स्विचिंग। तो स्विचिंग जो है वो क्या है, हमारे पास लेयर 2 फंक्शनैलिटी और मैक एड्रेस बेस्ड फॉरवर्डिंग होती है। इस तरह हमारे पास एक इंटरफेस है बड़ा खास, जिसे हम कहते हैं SVI। SVI कहलाता है स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है, क्या कहलाता है? स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। तो इस इंटरफेस से हम क्या करते हैं और इसका क्या मकसद होता है, ये समझने के लिए हमें चाहिए होगा पैकेट ट्रेसर। 8 बजे ना, 1 घंटा है, आराम से वीलेंस हो जाएगा आज इंशाल्लाह। ठीक, तो SVI क्या होता है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो पैकेट ट्रेसर पर मुझे चाहिए होगा एक अदद स्विच, और ये स्विच जो है मैं यहाँ पर प्लेस कर दिया मैंने। अच्छा, जब स्विच ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे फिर पीसी भी चाहिए, और मैंने पीसी यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक, अब मेरे पास जो है वो ये टोपोलॉजी है कुछ, जिसमें मेरे पास एक स्विच है और एक पीसी है। ठीक, अच्छा, अब इस टोपोलॉजी में मुझे फर्दर क्या चाहिए, इनके दरमियान कनेक्टिविटी। ठीक, तो मैंने कहा कि भाई मैं इन्हें कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल लेंगे। स्ट्रेट केबल फास्ट इथरनेट 01 से कनेक्ट की यहाँ पे, और यहाँ स्विच की फास्ट इथरनेट 0 से कनेक्ट कर दी। ऑटोमेटिक भी ले सकता था मैं, तो भी वही कौन सी लेता, फिर ये स्ट्रेट ही लेता। अब स्विच जो है, जैसे ये स्विच है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास स्विच होता है रियल वर्ल्ड में, वो ऐसा थोड़ी होता है कि उसको आप यूं करके
एक हाथ मारेंगे तो एक स्क्रीन खुल जाएगी, या इस तरह से विंडो खुल जाएगी। रियल वर्ल्ड में स्विच में ऐसा थोड़ी होगा, यूं हाथ मारा ये स्क्रीन आ गई, ऐसा तो नहीं है, अभी तक की टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो वहां पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो वहां पर अगर मुझे स्विच को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंसोल केबल। ठीक, जैसे ये रखी हुई है ना ब्लू कलर की केबल से जो ऊपर रखी हुई है, ये कंसोल केबल है। तो मैंने कंसोल केबल ली और मैंने उसे कहा मैं स्विच की कंसोल पोर्ट पे लगाता हूँ, और पीसी में मेरे पास एक खास पोर्ट होती है RS-232। यूएसबी कंसोल केबल्स भी होती हैं और सीरियल कंसोल केबल्स भी होती है, दोनों होती हैं, यहाँ दोनों रखी हुई है। ठीक, तो मैंने कहा अभी मेरे पास RS-232 अवेलेबल है, मैं वो लगा देता हूँ। अब जब RS-232 मैंने लगा दी केबल, तो अब मैं पीसी के पास आया और पीसी के पास मुझे चाहिए एक अदद एप्लीकेशन। वो मेरे डेस्कटॉप पे भी हो सकती है। कौन सी एप्लीकेशन? टर्मिनल एप्लीकेशन। ठीक है, टर्मिनल एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसमें जो है वो ये आ गए इतने सारे, इसमें से जो है वो विंडोज टर्मिनल और ये टर्मिनल और पट्टी बड़ा कॉमन है। ठीक, इसके अलावा टेराट्रम, सिक्योर सीआरटी, तो ये बहुत सारी टर्मिनल एप्लीकेशंस हैं और ज्यादातर इसमें फ्री है, क्योंकि इनका कोई बड़ा काम नहीं है। इन एप्लीकेशंस ने क्या करना है कि सिर्फ आपको जो डाटा स्विच से कंसोल के थ्रू आ रहा है वो एक डिस्प्ले करा देना है, और जो इनपुट यहाँ से आप देंगे वो वहां तक पहुंचा देना है। ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक, तो डाउनलोड करके आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। CLI भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, CLI एप्लीकेशंस ना, ये गलत आ गया यहाँ पे CLI। खैर, तो इसमें जो है वो बहुत सारी हैं, जिसमें से मैंने बताया था पट्टी है, इस तरह आपके पास टेराट्रम है। ठीक, तो अगर ये इमेजेस में देखूं तो कुछ भी नहीं होगा, वो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि भाई इस तरह से सिर्फ एक आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। नहीं, उससे नहीं हो सकता। ठीक है, उससे जो है ना वो पहले विंडोज में एक आता था बिल्ट इन एप्लीकेशन, विंडोज में हाइपर टर्मिनल के नाम से। ठीक है, तो हाइपर टर्मिनल अभी भी 10 और 11 में, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट बंद होती है, आपको इनेबल करनी पड़ेगी हाइपर टर्मिनल। नहीं नहीं नहीं, पैकेट ट्रेसर में नहीं करनी पड़ेगी, वो रियल लाइफ में करनी पड़ेगी। तो रियल लाइफ में अगर आप करना चाहते हैं तो आप हाइपर टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप पट्टी यूज कर सकते हैं। वैसे दुनिया में जो है ना लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो इसी को करते हैं, पट्टी को। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ओपन सोर्स है, फ्री है और जरा इजी टू यूज है और लोग इसके यूज टू हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा कि भाई हमें जो है वो यहाँ पैकेट ट्रेसर में अपने जो पीसी है उस पीसी पे हमारे ये टर्मिनल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। हमने इसे ऑन किया, इसने हमसे पैरामीटर्स पूछे, हमने कहा हाँ सब है, सीरियल में यही पैरामीटर्स काम करते हैं ज्यादातर। ठीक, हमने इसे ओके किया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये स्विच का एक्सेस। ठीक, और वो कह रहे हैं हाँ भाई करो कॉन्फ़िगरेशन, यानी अब हम इस स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं किसके थ्रू? पीसी के थ्रू, और पीसी में भी कंसोल कनेक्शन के थ्रू। ठीक, तो स्विच में जाके पीसी को भी कंसोल करना, लेकिन पीसी का कंसोल होता नहीं है ना इतनी आराम से। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन इतनी आराम से नहीं होता। और पीसी तो आपका GUI है वैसे ही। ये तो किस पर्पस के लिए? जब आपने CLI एक्सेस करना है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक, अच्छा, अब हमने यहाँ पे किया इनेबल, और इनेबल करके हमने इसको कहा कि भैया मुझे बताओ शो इंटरफेस स्टेटस। तो इसने मुझे कहा कि मेरे पास ये सारे इंटरफेसेस हैं, 24 इंटरफेस हैं फास्ट ईथरनेट और 2 इंटरफेस हैं गीगा के। ठीक है, तो फास्ट ईथरनेट का मतलब 100 MB और गीगा का मतलब 1 GB। ठीक,
तो ये जो दो इंटरफेस हैं अलग से, सॉरी यहाँ थोड़ी होंगे स्विच पे, अगर हम स्विच को फिजिकल देखें, यार ये इधर क्यों भाग रहा है, तो ये नजर आ रहा है हमें कि हाँ भाई ये 24 इंटरफेस हैं और ये दो इंटरफेस हैं। तो जो दो इंटरफेस अलग से हैं इनको हम एक और नाम देते हैं अपलिंक। ठीक है, ये अपलिंक पोर्ट्स कहलाती है। अपलिंक पोर्ट्स का मतलब कि भाई इनका लिंक जो है वो बाकी सबसे अप है, बाकी सब 100 Mbps हैं, ये 1 GB हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं अपलिंक। इनको यूज कहाँ करेंगे, नेटवर्क की केबल है वाला, कौन से नेटवर्क की केबल, वही जो राउटर से जो राउटर से आ रही है वो लग सकती है या दूसरे स्विच से आ रही है वो लग सकती है, यानी किसी नेटवर्क डिवाइस की केबल यहाँ लगाएंगे। ठीक, किसी यूजर की केबल नहीं लगाएंगे, सिंगल सिस्टम की। यूजर के लिए 100 MB बहुत है, उसे 1 GB नहीं चाहिए। हाँ सर्वर को चाहिए हो सकता है, सर्वर की लगा देंगे ताकि सर्वर को फास्ट कनेक्टिविटी मिले, क्योंकि सर्वर को मल्टीपल यूजर्स ने एक्सेस करना है। राउटर की लगा देंगे क्योंकि मल्टीपल यूजर्स का डाटा राउटर के पास जाना है। दूसरे स्विच की लगा सकते हैं कि मल्टीपल स्विचेस का डाटा यहाँ आना है, तो इसलिए वो अपलिंक यूज होगी। तो अपलिंक हर स्विच में हो ये जरूरी भी नहीं है, सही है। तो जब आप स्विच खरीद रहे होते हैं तो उसी वक्त आपको बताया जाता है कि भाई इसमें अपलिंक है या नहीं है, या कितनी अपलिंक्स है। किसी में 2 भी हो सकती हैं, किसी में 4 भी हो सकती है। नहीं है, हाँ तो क्या इन स्विचेस से हम किसी को भी अपनी बना सकते हैं? नहीं नहीं, पोर्ट को आप अपलिंक थोड़ी खुद से बना सकते हैं, क्योंकि पोर्ट तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक बैंडविड्थ आ रही है ना, उसको आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं। मतलब ये 100 Mbps की पोर्ट है, इसे मैं 1 GB पे थोड़ी ले जा सकता। हाँ नीचे वाले दोनों स्विचेस है अब नहीं, भाई, जिसमें ज्यादा पोर्ट्स है ना वो स्विच है, क्योंकि उस पर यूजर कनेक्ट होंगे। अगर कैसे बता, हाँ इस स्विच पे गीगाबिट है, ये जो 4 पोर्ट्स है ना अलग से, हाँ वो चारों हो गीगाबिट, वो 4, अगर ये 4 ना, अगर ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप किसी भी पोर्ट पे लगाना पड़ेगा आपको, अपलिंक नहीं होगा फिर वो। मतलब वो पोर्ट अपलिंक थोड़ी है, असल में पोर्ट अपलिंक होती है, वो कनेक्शन अपलिंक थोड़ी होता है। जो स्विच से आ रहा है उसे आप अपलिंक कनेक्शन थोड़ी बोलेंगे, वो तो सिर्फ कनेक्शन है। उस कनेक्शन को आप अपलिंक पोर्ट पे लगा रहे हैं, पोर्ट है अपलिंक असल में। ठीक है। सर अगर इसमें वाईफाई की आ रही है उधर से कुछ हाँ तो वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। मतलब जहां से आपका मल्टीपल यूजर्स का ट्रैफिक आ रहा हो ना, एक सिंगल पीसी लगना है तो वो इस पे लगा दो, उसको 1 GB देने की जरूरत नहीं है। मेरा वैसे सवाल आपको, मैं सवाल भी समझ गया और मैंने जवाब भी आपको शायद समझा दिया कि भाई अपलिंक पोर्ट होती है, अपलिंक कनेक्शन नहीं होता। यानी अगर दूसरे स्विच से कनेक्शन आ रहा है तो आप उस कनेक्शन को अपलिंक नहीं कहेंगे। ठीक है, वो जस्ट एक कनेक्शन आपके पास आ रहा है और वो कनेक्टिविटी आपकी मर्जी है कि आप उसे इस सादी पोर्ट पे लगाएं या इस पोर्ट पे लगाएं। हाँ अब जैसे सवाल है सर, हमारे पास ये राउटर है, हम्म, राउटर पे आने वाले नहीं है, एनएसपी आ गई, नहीं नहीं नहीं, वो अपलिंक थोड़ी कहलाएगी, अपलिंक नहीं। अपलिंक सिर्फ कहलाती है वो पोर्ट जिसकी बैंडविड्थ बाकी पोर्ट से ज्यादा है, बस उसे अपलिंक कहते हैं। उसके अलावा कुछ और अपलिंक नहीं है दुनिया में। ठीक है, स्विच में सिर्फ जो पोर्ट जिसकी बैंडविड्थ बाकी पोर्ट से ज्यादा है वो अपलिंक पोर्ट है। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट भाई? देखो थ्योरेटिकली ना यही पॉइंट है, प्रैक्टिकली लोग इसको गलत यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली राउटर से केबल आ रही है ना उसको अपलिंक बोल देते हैं, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, लेकिन वो गलत कहते हैं, वो गलत कहते हैं, वो अपलिंक नहीं है। अगर वो कहते भी हैं तो वो गलत कहते हैं उसे, वो अपलिंक नहीं कहलाएगी। असल में पहचान बन गई ना, पहचान बन गई। राउटर से नेटवर्क केबल निकल के स्विच में लगती है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो जो राउटर से केबल निकल के स्विच में आई है ना वो अपलिंक नहीं कहलाएगी। हाँ, क्योंकि अपलिंक का मतलब ये है कि उसकी कोई बैंडविड्थ ज्यादा थोड़ी है,
समझ में आया बात? मतलब मेरे पास ये राउटर है, इस राउटर में जो पोर्ट है ये फास्ट इथरनेट ही है। ठीक है। तो अब फास्ट इथरनेट को लाके अगर मैं गीगा की पोर्ट पे लगा भी दूंगा तो क्या मुझे गीगा मिल जाएगा? 100 Mbps ही मिलेगा। तो वो अपलिंक थोड़ी कहलाई, उसकी बैंडविड्थ बड़ी थोड़ी है कोई। वही है जिसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा है। देखिए बाकी पोर्ट्स में अगर दो तरह की पोर्ट्स हैं और ये स्विच में ही होती है, राउटर में तो होती भी नहीं है। राउटर में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपलिंक पोर्ट का। राउटर की पोर्ट को अपलिंक नहीं कहते, उसमें गीगा होता है, फास्ट इथरनेट होता है। और ये भी हो सकता है कि राउटर की एक पोर्ट गीगा हो, एक फास्ट इथरनेट हो, लेकिन फिर भी गीगा वाली को फास्ट इथरनेट के मुकाबले में आप अपलिंक नहीं कहेंगे। ठीक है, वो राउटर में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ स्विच में है, बस, इससे आगे कहीं नहीं है। हाँ, लोग उसको यूज कर लेते हैं, बोल देते हैं नाम, वो गलत कहते हैं। राउटर से केबल निकल के जाती है क्या कहते हैं 1 GB पे। हाँ, यहाँ 1 GB वाली पोर्ट पे चलेगी। हाँ, तो इससे क्या है? वो फिर स्टिल मैं कह रहा हूँ वो कनेक्टिविटी है। हाँ, आप ये कहेंगे कि आपने राउटर से निकाल के केबल स्विच की अपलिंक पोर्ट में लगा दी, कि ये स्विच की अपलिंक पोर्ट में लगी है, बस। हाँ। आज हो गया। तो अपलिंक सिर्फ इस पोर्ट का नाम है और कुछ नहीं है। इस पोर्ट का नाम अपलिंक है और वो भी ऐसे ही रख दिया गया है कि इस वजह से कि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। अदरवाइज है ये भी सिंपल स्विचिंग पोर्ट, ये कोई अलग काम नहीं कर रही, सेम काम कर रही है, बस इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, इस वजह से इसे अपलिंक कह दिया। अदरवाइज आप इसे अपलिंक ना भी कहें, स्विचिंग पोर्ट कहें, तो भी काम चलेगा। ठीक, असल में आपको पर्पस पता होना चाहिए इसका करना क्या है। तो इसका करना ये है कि भाई इसको वहां लगाना है जहां पर बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए हो, और वो भी तब जब सामने वाली साइड भी सपोर्ट करे ना। पता चला आपने यहाँ 1 GB की ये पोर्ट है, इस पे 1 GB यहाँ केबल लगा दी, सामने वाली डिवाइस 100 MB है। तो जब सामने वाली डिवाइस 100 MB है तो ये भी अपने आप को 100 पे ही ले आएगी, क्योंकि ये अगर 1 GB की स्पीड से डाटा उसे भेजेगी तो वो तो रिसीव ही नहीं कर सकती, वो तो 100 MB है। तो दोनों तरफ 1 GB होना चाहिए, तब आपको 1 GB की स्पीड मिलेगी। ऐसा नहीं है एक तरफ 1 GB और एक तरफ 100 तो आपको मिल जाए स्पीड। जैसे ये स्विच रखा हुआ है, इसकी पोर्ट है ना पीछे येलो कलर की होगी, देखना, है ना, ये फास्ट इथरनेट है 100 MB। अब लैपटॉप है, इसकी पोर्ट है 1 GB, लेकिन जब भी मैं केबल कनेक्ट करूंगा ना, मुझे कनेक्टिविटी बैंडविड्थ नजर आएगी 100 MB, मुझे 1 GB नजर नहीं आएगी। हालांकि ये लैपटॉप 1 GB की लैन कार्ड है इसका, उस दिन जब मैंने देखी थी ना सेटिंग्स, उसमें 1 GB आ रहा था। तो ये है 1 GB, 1 GB को सपोर्ट करता है, लेकिन सामने भी क्या हो, 1 GB हो तब। ठीक, क्लियर है ये? अब हमने कहा कि ठीक है भाई, ये हमारे पास पीसी जो है इसमें ये इंटरफेसेस हैं, सॉरी स्विच में, और देख हम कहां से रहे हैं, पीसी से। ठीक है, पीसी से हमने कंसोल के थ्रू एक्सेस लिया हुआ है और ये सब इंटरफेसेस आ गए। ये सारे इंटरफेसेस हैं फिजिकल इंटरफेसेस। कौन से? फिजिकल। अब अगर मैं दूसरी कमांड टाइप करूं, ये वाली शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में क्या होगा, मुझे यहां पर एक नया इंटरफेस इसने दिखा दिया, VLAN 1, और कह रहा है ये डाउन है। ठीक है भाई, मैं इससे पूछूं कि यार अभी तो तुमने मुझे कहा था कि भाई ये इंटरफेस है, जब मैंने तुमसे पूछा शो इंटरफेस स्टेटस, और अब मैं जब तुमसे दोबारा से इंटरफेस ही पूछ रहा हूं, बस जरा मैंने कमांड चेंज कर दी, तो तुम मुझे कह रहे हो नहीं मेरे पास तो एक VLAN 1 भी है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जब मैंने ये कमांड दी थी ना शो इंटरफेस स्टेटस, तो इसने मुझे दिखाया सिर्फ लेयर 2 इंटरफेसेस। कौन से? लेयर 2 और फिजिकल। जब मैंने इसे कहा शो आईपी, तो आईपी का मतलब है लेयर 3। अब इसने कहा मैं लेयर 2 भी दिखाऊंगा, और अगर कोई इंटरफेस लेयर 3 सपोर्ट करता है ना, वो भी दिखाऊंगा। इसका मतलब कि ये जो नया इंटरफेस दिखा रहा है ये VLAN 1 वाला, ये कोई लेयर 3 इंटरफेस है।
VLAN 1 क्या है? लेयर 3 इंटरफेस। अब आप कहेंगे सर स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है, तो ये फिजिकल नहीं है, ये एक वर्चुअल इंटरफेस है। इस इंटरफेस को कहते हैं SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। अच्छा, इस इंटरफेस पे हम क्या कर सकते हैं? आईपी असाइन कर सकते हैं, मगर इस आईपी के असाइन होने से ये नहीं हुआ कि स्विच लेयर 3 हो गया। ये आईपी सिर्फ और सिर्फ यूज होगी मैनेजमेंट के लिए। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है या रिपीट करूं? दोबारा बताऊं? मैंने कहा कि स्विच में हमारे पास SVI इंटरफेस होता है, जो कि होता है एक वर्चुअल इंटरफेस, और उस वर्चुअल इंटरफेस को मैं आईपी दे सकता हूं। आईपी है लेयर 3 वाला काम, तो इसका मतलब मैं स्विच पे लेयर 3 वाला काम कर रहा हूं, जबकि मैं कह रहा हूं वो स्विच है लेयर 2 डिवाइस। तो वो लेयर 3 आईपी एड्रेस आने के बाद वो लेयर 3 स्विच नहीं बन जाएगा, वो रहेगा लेयर 2 ही। किसके लिए लेयर 2 रहेगा? वो डिवाइसेस के लिए जो उससे कनेक्ट है। यानी कि पीसी अगर डाटा भेजेगा अपना, तो ये उस पीसी के डाटा में से सिर्फ क्या पड़ेगा? लेयर 2 तक। पीसी का लेयर 3 नहीं पड़ेगा वो। समझ आई बात? तो और अगर डाटा फॉरवर्ड भी करेगा तो फॉरवर्ड किसकी बेस पे करेगा? मैक एड्रेस टेबल की बेस पे। इसके पास राउटिंग टेबल नहीं होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं लेयर 3 डिवाइस कौन सी होती है? जिसके पास क्या हो? राउटिंग टेबल। मैंने पहले ही बताया लेयर 3 डिवाइस की पहचान क्या है, कि लेयर 3 डिवाइस कौन सी डिवाइस कहलाएगी? जिसके पास राउटिंग टेबल हो। राउटिंग टेबल होने से डिवाइस लेयर 3 होती है। तो इसके पास कोई राउटिंग टेबल अभी भी नहीं होगा। अगर मैं इसके पास ये SVI इंटरफेस जो है ये अप कर भी देता हूं और इसे मैं आईपी एड्रेस दे भी देता हूं तो भी। ठीक है, समझ आई बात? ये बात आगे दोबारा भी रिवाइज होगी हमारी SVI वाली, और इससे कुछ हटकर भी हम करेंगे कि सिर्फ VLAN 1 के अलावा और कुछ खास काम। ये LAN 1 कैसे बने? ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। मैंने अभी स्विच में कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्विच को ऑन किया है, और ऑन करके आके मैंने इसको लॉगिन होके सिर्फ और सिर्फ इससे कहा मुझे ये इंटरफेस बता दो कौन कौन से। पहले मैंने इससे लेयर 2 इंटरफेस पूछे, इसने मुझे बता दिए। फिर मैंने कहा मुझे लेयर 3 भी दिखाओ, तो इसने कहा ये सारे ऊपर वाले लेयर 2 है और ये नीचे एक लेयर 3 है जो कि बाय डिफॉल्ट है। तो VLAN 1 एक VLAN, अभी हम पढ़ेंगे VLAN, तो ये बाय डिफॉल्ट एक VLAN होता है बाय डिफॉल्ट स्विचेस में, और इसका एक वर्चुअल इंटरफेस भी बाय डिफॉल्ट होता है जो कि अभी डाउन है। सही है, यूज कर लूं मैं VLAN 1 को? इजाजत है आप लोगों की? तो मुझे ग्लोबल मोड पे आना होगा, और ग्लोबल मोड पे आके मैं ऐसे कहूंगा अच्छा तुम्हारे पास मैंने देखा है इंटरफेस है VLAN 1, मैं इसे देना चाहता हूं एक IP 10.0.0.10 फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसे कर रहा हूं नो शटडाउन। ठीक, नो शटडाउन करने से ये क्या हो जाएगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन था। तो अब अगर मैं दोबारा चेक करूंगा, तो अब ये अप हो गया। लेकिन अगर मैं इसके पास ये देखूंगा ना राउट टेबल, शो आईपी राउट, तो वो शो नहीं होगा। कह रहे ये क्या चीज है? मुझे ये राउट वाउट के बारे में पता नहीं है, मैं लेयर 2 डिवाइस हूँ। ठीक, मैं लेयर 3 नहीं हूँ, हालांकि इसके पास एक लेयर 3 एड्रेस है, लेकिन फिर भी ये लेयर 3 डिवाइस नहीं बना। हम कौन सा मैक एड्रेस? नहीं 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 नहीं, मैक एड्रेस तो स्विच का वो टेबल वाला, हाँ वो शायद आ गया हो ना इसके पास। नहीं, अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि अभी जो है वो मैंने पीसी को आईपी भी नहीं दी ना, कुछ भी नहीं है अभी मैक एड्रेस टेबल में। ठीक, अच्छा ये काम मैंने जब स्विच के पास कर लिया, तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने इसको क्लोज किया टर्मिनल को, और पहले मैं यहाँ नोट लिख दूं कि क्या किया है हमने। हमने स्विच के पास आके इसे कहा है कि तुम्हारा एक SVI इंटरफेस हमने बनाया है जिसका नाम है VLAN 1,
और VLAN 1 को हमने एक IP दी है जो कि है 10.0.0.10। ठीक, अब मैंने सोचा कि यार जब इसकी IP 10.0.0.10 है तो PC की IP क्या होना चाहिए, 10 के नेटवर्क की, क्योंकि ये सेम नेटवर्क का ही पार्ट हो सकते हैं ना, सेम लैन में अभी हम। तो मैंने ये सोच के PC के पास आकर PC को एक IP दे दी 10.0.0.1। ठीक, और ये इसका सबनेट मास्क इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। अब मैंने इसे कहा भाई पिंग करो। किसे पिंग करना है, 10.0.0.10 को, कि क्या ये स्विच जवाब दे सकता है या नहीं, क्योंकि उसके पास एक IP है। ठीक, आ गया जवाब। इसका मतलब कि ये 10.0.0.10 पिंग हो सकता है। और बिल्कुल, क्योंकि वो पहली बार जब इसने ICMP भेजने की कोशिश की, उसे पता चला मेरे पास तो मैक ही नहीं है, तो इसने ICMP को रोका, आर्प वार्प की, जितनी देर में आर्प हुई उस ICMP का टाइम खत्म हो गया। तो पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट इस वजह से आता है। अब दोबारा करूंगा तो अब नहीं आएगा, क्योंकि आर्प हो चुकी। बिल्कुल, आर्प टेबल कैसे देखेंगे, ARP-A, आर्प टेबल आ गया। हाँ, इसी से तो पता चलता है आपको स्पीड कैसी है नेट की। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर की स्पीड देखनी है, मतलब यहाँ ऑफिस की, सॉरी घर की नहीं। ठीक, तो मैं ऑफिस की स्पीड देखने के लिए यहाँ आया और मैंने कहा यार मैं पिंग करता हूँ google.com को कि मेरे पास से गूगल जो है वो कितनी देर में मुझे रिप्लाई दे रहा है। तो इसने मुझे कहा भाई गूगल आपको दे रहा है 17, 19, 18 मिली सेकेंड में रिप्लाई। हाँ, IPv6 चल रहा है भाई। ठीक, 17, 19, 18। ठीक, तो अब क्या हुआ कि भाई मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा कम टाइम है, लेकिन अगर ये, हाँ, इतनी देर में मेरा मैसेज 17 मिली सेकेंड में मेरा मैसेज गूगल के सर्वर के पास चला भी गया और मुझे रिप्लाई भी मिल गया। ये बता रहा है कि कितनी देर में मैसेज गया और उसका रिप्लाई भी आ गया, टोटल टाइम। तो यहाँ से गूगल के सर्वर तक मैसेज जाने में और वापस आने में सिर्फ 17 मिली सेकेंड लगे। वाईफाई की स्पीड क्यों चेक करेंगे, नहीं 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 नहीं, वाईफाई की स्पीड ऐसे चेक नहीं होती, उसके लिए आपको टूल चाहिए होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किस पर्पस के लिए कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास से और वहां तक गूगल के सर्वर तक कितनी देर में मैसेज आ रहा है और जा रहा है। अगर ये टाइम मुझे ज्यादा नजर आए, ज्यादा से मुराद ये कि 150 नजर आ रहा है, 160, 170 नजर आ रहा है, इसका मतलब इंटरनेट स्लो है। जितना कम टाइम है उतना इंटरनेट अच्छा है हमारे पास से, बिल्कुल ठीक, क्योंकि गूगल तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, वो तो पब्लिकली कांस्टेंट है। तो वो मुझे अगर टाइम जो है ना मेरा लग रहा है 200 मिली सेकेंड और दूसरे का लग रहा है 17 मिली सेकेंड, तो इसका मतलब उसका इंटरनेट स्लो है और मेरा इंटरनेट फास्ट है, क्योंकि उसका 200 मिली सेकेंड लग रहा है। समझ आई कहानी। तो ये ऐसे टेस्ट होता है नॉर्मली ना इंटरनेट, कि आपका इंटरनेट कितना अच्छा चल रहा है। मैं ऐसे टेस्ट करता हूँ, और भी तरीके होते हैं लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे ही काफी है, समझ जाओ। अच्छा, अब मेरे पास ये पिंग हो रहा है, कौन पिंग हो रहा है, 10.0.0.10। वो तो राउटिंग टेबल देखने के लिए, हाँ PC में राउटिंग टेबल देखने के लिए, PC का राउटिंग टेबल देखने के लिए ना, netstat-r PC का राउट टेबल देखने के लिए। मैक एड्रेस के लिए तो ये है ना आर्प से पता चल रहा है कि मैक एड्रेस आ गया। नेट स्टैट तो वो बताता है कि राउटिंग टेबल, गेटवे 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 के लिए, कि गेटवे आपका हैगा और उस एक्टिव राउट्स क्या है, वही netstat-r गेटवे के लिए ना, PC के थ्रू देखते हैं netstat-r। तुम लोग आज मुझे चाह रहे हो मैं VLANs ना पढ़ाऊं, नहीं VLAN तो रह जाएगा। अच्छा, देखते हैं, हो सकता है टाइम बच गया तो VLANs कर लेंगे। तो ये netstat-r जो है, इस पे ये खत्म हो गई कहानी। कह रहे हैं मेरे पास कोई डिफॉल्ट गेटवे नहीं है, कोई एक्टिव राउट नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसको पिंग क्यों कराया है और मैंने ये SVI वगैरह IP शाइपी क्यों दी है। ठीक,
स्विच जो होते हैं ना वो होते हैं डाटा सेंटर के अंदर रखे हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में होता है एक स्पेसिफिक रूम जिसे डाटा सेंटर कहते हैं, और उस डाटा सेंटर के अंदर स्विचेस होते हैं। अब आपको अगर किसी स्विच को कॉन्फ़िगर करना है तो क्या आप हर बार डाटा सेंटर के अंदर जाओगे, कंसोल केबल लगाओगे, फिर कॉन्फ़िगर करोगे? ठीक। तो इसका मतलब कि ये तो आप बिला वजह की एक प्रैक्टिस कर रहे हो। पता चला डाटा सेंटर है जो है वो क्या कहते हैं एचबीएल है ना, 24 फ्लोर की बिल्डिंग, पता चला उनका डाटा सेंटर 22वें फ्लोर पर है, ठीक है, और आईटी सपोर्ट डिपार्टमेंट उन्होंने कहा ये तो फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे या 10th फ्लोर पे रहेंगे, सेंटर में ऊपर नीचे कहीं भी जाना हो। अब आईटी सपोर्ट वाले बंदे को स्विच कॉन्फ़िगर करना है तो वो जा रहा है 22वें फ्लोर पे, कंसोल केबल लगा रहा है लैपटॉप के साथ और फिर कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो दुनिया ने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा, इसको काम को आसान करना होगा। काम आसान कैसे हुआ कि उन्होंने कहा भाई कंसोल केबल भी किस पर्पस के लिए कि डाटा स्विच से लैपटॉप में आए और चला जाए, तो ये काम तो मेरी इथरनेट केबल भी कर सकती है। तरीके से उसका भी एक्सेस मिल जाता है। वही तो, स्विच का एक्सेस ही तो लेना है भाई। स्विच से कंसोल केबल क्या कर रही है, स्विच से डाटा उठा के पीसी को दे रही है और पीसी से डाटा उठा के स्विच को दे रही है, ये सही। तो ये जो इथरनेट केबल है ये भी तो ये काम कर सकती है, क्योंकि जब तक मैं कंसोल लगाऊंगा नहीं तब तक मैं स्विच को इस काबिल नहीं बनाऊंगा कि उसके पास ये आईपी शाईपी हो और मैं उसे पिंग कर सकूं और उस पर डाटा भेज सकूं। सही है। तो पहले कंसोल एक बार आपने लगाई, आपने उसके पास ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया, एसपीआई इंटरफेस, उसकी आईपी वाईपी दे दी। अब आप क्या करेंगे कि अब आप स्विच के पास आएंगे दोबारा से कंसोल के थ्रू ही, और आप स्विच से कहेंगे भाई मुझे ना तुम्हारे पास वर्चुअल टर्मिनल बनाने हैं। क्या बनाने? वर्चुअल टर्मिनल। ये वर्चुअल टर्मिनल किस पर्पस के लिए होंगे? ये वर्चुअल टर्मिनल होंगे स्विच को रिमोट एक्सेस करने के लिए बगैर कंसोल के। जीरो स्पेस 4 का मतलब मैं 5 वर्चुअल टर्मिनल बना रहा हूँ 0 से 4 तक। एग्जैक्टली, एट अ टाइम रिमोट सेशन ले सकते हैं 5 बंदे इस स्विच का। ठीक, तो मैंने ये बनाया और मैंने इसे कहा कि भाई इस वर्चुअल टर्मिनल को एक पासवर्ड दूंगा, सिस्को और लॉगिन। ऐसे ही हमने कल भी पासवर्ड दिया था कंसोल पोर्ट को। कंसोल क्या थी? फिजिकल, जिसपे हम तार लगा रहे हैं। ये क्या बन रहा है? वर्चुअल टर्मिनल, सिर्फ रिमोट सेशन के लिए। ये काम जब मैंने कर दिया सही, अब मैंने कंसोल कनेक्शन बंद किया, मैं आया पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैंने कहा भाई टेलनेट 10.0.0.10 मिल गया मुझे पीसी का एक्सेस और स्विच का एक्सेस। अच्छा, अब इस एक्सेस का फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा नेटवर्क है बहुत बड़ा। कितना बड़ा हो सकता है नेटवर्क? सॉरी, 1 2 3 4 5 6 स्विच लगे हुए हैं, ठीक। और उन 6 स्विचेस के बाद एक यहाँ डिवाइस है, एंड डिवाइस पीसी, और मैंने कहा इन सबको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सही। और इस वाले पीसी को आके मैंने कहा कि भैया तुम अभी नए आए हो दुनिया में, तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। तुम्हारी आइडेंटिटी मैं दे रहा हूँ 10.0.0.2, ठीक है। 10.0.0.1 कोई और है तो तुम्हें वो नहीं मिल सकती आइडेंटिटी। तुम्हें आइडेंटिटी क्या मिलेगी? 10.0.0.2। अब इसको मैंने 10.0.0.2 आइडेंटिटी दी, कमांड प्रॉम्प्ट में आया, कमांड प्रॉम्प्ट में आके मैंने इसे कहा कि तुम पिंग करो पहले तो जरा 10.0.0.10 को। सही है। 10.0.0.10 कौन है? ये वाला पहला स्विच हमारा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कहा पिंग करो, इसने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, और ये इस कोशिश में कामयाब हो गया। अब मुझे पता है कि मैं उस स्विच तक डाटा भेज भी सकता हूँ और रिसीव भी कर सकता हूँ, और उस स्विच पे मैंने टेलनेट इनेबल किया हुआ है।
वर्चुअल टर्मिनल्स के थ्रू। तो मैंने कहा अच्छा भाई वो स्विच जो कि कोई 8वें फ्लोर पर है और मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, या 6 स्विच है ना बीच में, ये हर फ्लोर पे एक स्विच है, ठीक है, और ऊपर कनेक्टिविटी जा रही है। मैंने यहीं से बैठे बैठे उस स्विच को एक्सेस कर लिया। ठीक, इवन ये काम इंटरनेट पे भी हो सकता है, यानी कोई स्विच यूएसए में रखा हुआ है और वो आपको अपना आईपी दे दें, पब्लिक आईपी, और आप यहाँ से उसे पिंग कर लें। तो अगर आपका पिंग चला गया, इसका मतलब आप टेलनेट भी कर सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करना था यहाँ? स्विच पे कर रहे हैं ना, पीसी ने तो अपने पास से क्या कहते हैं टेलनेट की कमांड थी ना कि टेलनेट 10.0.0.10 मुझे टेलनेट करना है 10.0.0.10 को। तो इसने 10.0.0.10 को कहा कि मुझे तुम्हें टेलनेट करना है। उसने कहा बिल्कुल कोई मसला ही नहीं, मेरे पास तो 5 कनेक्शन है, एक उसे दिया हुआ है, दूसरा तुम ले लो। बिल्कुल सेम नेटवर्क की बात ही नहीं है, पिंग हो सकता है, इसलिए मैंने पहले पिंग करके दिखाया है। इवन अगर डिफरेंट नेटवर्क भी हो, मैंने कहा इंटरनेट भी हो, मतलब यूएस में कोई डिवाइस है और मैं उसे पिंग कर सकता हूँ, उसका मेरे पास आईपी है डायरेक्ट, तो मैं उसे टेलनेट कर सकता हूँ। तरीके से किसी बिल्कुल बिल्कुल, पासवर्ड भी नहीं दिया, उसमें आईपी बताता नहीं। हाँ पासवर्ड तक तो आप आ जाओगे, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड पे आप फंस जाओगे। जो मेन फीचर उसने पासवर्ड दिया ही नहीं। नहीं, पासवर्ड वक्त के बगैर टेलनेट इनेबल ही नहीं होता। मतलब अगर मैं अभी टेलनेट की कमांड में पासवर्ड नहीं देता ना, तो टेलनेट इनेबल ही नहीं होता। हाँ, टेलनेट के लिए पासवर्ड मस्ट है। तो ये रियल वर्ल्ड में है, इस तरह से टेलनेट ऐसे काम करता है। ये मल्टी कैंपस होता है। बिल्कुल, ये दुनिया भर में चलता है भाई। मतलब आपको कोई क्या कहते हैं, आप गए अपवर्क पे या किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, वहां पे आपने देखा कोई जॉब आई हुई है, किसी ने कहा मेरा स्विच कॉन्फ़िगर करना है, तो वो स्विच थोड़ी यहाँ भिजवाएगा, वो आपको टेलनेट एक्सेस दे देगा। आपको टेलनेट एक्सेस देगा, आप यहाँ से बैठे बैठे कॉन्फ़िगर कर दो। रिमोट जॉब, नेटवर्क की रिमोट जॉब होती है ऐसे ही है, होती है नेटवर्क की रिमोट जॉब ऐसे ही होती है कि वो आपको एक्सेस दे देते हैं। टेलनेट या एसएसएच, दूसरा तरीका एसएसएच है, वो सिक्योर है, ये आसान तरीका था। ठीक, क्लियर है ये? आगे बढ़े? आगे क्या बचा? आगे कुछ भी नहीं। अब हमने कहा यार यहाँ पर ना कहानी जो है वो हम ये सारी खत्म करते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ अगर वीलैंस अभी ना छेड़ूं, क्योंकि टाइम जो है ना वो कम है, 8:34 हुआ है, आधा घंटा है, वही तो, आधा घंटा भी पूरा नहीं है ना एक तरह से। हाँ, क्योंकि शुरू करवा लें, जितना हो सका कवर कर लेंगे। यार वो टॉपिक बीच में रहता है ना, तशनगी रह जाती है। तशनगी का मतलब पता है? हैं? तशनगी का मतलब पता है? अगर तुमने तशनगी का मतलब बता दिया तो फिर मैं करवा दूंगा। तशनगी का मतलब क्या होता है? तशनगी का मतलब तशनगी, हाँ तशनगी हाँ, तशनगी ना, वो सर्च करो गूगल पे, फिर पता चलेगा। तशनगी तशनगी मतलब बेचैनी तो नहीं है? नहीं, बेचैनी नहीं है। एक होती है ना, इंसान को बेचैनी होती है कि ये करवा देता मैं, कंप्लीट हो नहीं जाता। नहीं नहीं, वो नहीं है, तशनगी अलग है। तशनगी, हाय हाय, तशनगी ये कोई जानवर होता है? शेर याद नहीं आ रहा मुझे उस पे ना। तशनगी हाँ, शायरी में बड़ा इस्तेमाल होता है। गूगल करते हैं तशनगी को। हाँ, तो तशनगी वही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, तशनगी गूगल करते हैं। अच्छा भाई, तो वीलेंस नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन एक तशनगी और, का मतलब है प्यास। प्यास, बिल्कुल, अब सही पहुंचे आप। ये गूगल से निकाला है ना। ये गूगल खैर, से निकाला। प्यास और तशनगी में फिर भी फर्क है, लेकिन आप समझ सकते हो कि प्यास के जैसा ना, कि मतलब आप प्यासे रह जाओगे ना। प्यासे रह जाओगे। हाँ, कि यार ये मतलब पूरी तरह से हो नहीं पाया। ठीक है, तशनगी होती है अधूरी प्यास। ठीक है। अधूरी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने आना है यहाँ पर मार्केट में, एक और स्विच लाना है। और वो स्विच हम कैसे लाएंगे? ऐसे करके, और ये स्विच आ गया। ठीक।
अब हमने यहाँ पर जब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी की थी, तो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी में वो कहता है भैया कौन सी केबल यूज करो, क्रॉस। ठीक, हमने कहा कर लेते हैं क्रॉस केबल, FA02 से FA02 कनेक्ट कर दी। ठीक, अब जब ये FA02 से FA02 कनेक्ट हो गई है, सर ये क्रॉस केबल हम क्यों यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट केबल भी यूज कर सकते हैं। हाँ स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आजकल के दौर में मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास आजकल जो है ना, वो पहले जमाने में होता था ये स्ट्रेट क्रॉस का चक्कर। अब हमारे पास जो है वो एक प्रोटोकॉल है MDI MDX के नाम से, वो बाय डिफॉल्ट डिवाइसेस में होता है। तो उससे ये फायदा होता है कि वो ना खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि अगर स्ट्रेट केबल यूज करनी है तो वो वैसे ही स्ट्रेट चला लेगा, क्रॉस चलनी है तो क्रॉस चला लेगा। आजकल मसला नहीं है, पुराने जमाने में होता था ये मसला कि स्ट्रेट और क्रॉस। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि जब सेम डिवाइसेस होंगी तो क्रॉस और डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो स्ट्रेट। ठीक, ठीक ये एक लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है, तो हम उसी लेजेंडरी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, एक स्विच का नाम हम रख देते हैं S1 और दूसरे स्विच का नाम हम रख देते हैं S2। ठीक, तो एक S1 हो गया और एक S2 हो गया। अच्छा, अब मैं S1 के पास आता हूं और S1 से आके कहता हूं कि भाई तुम जो हो, तुम स्विच 0 नहीं हो, तुम हो S1। ठीक, और मैं इसके CLI मोड पे आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास ना 2 केबल्स कनेक्ट हैं। एक केबल कनेक्ट है जो कि स्विच टू PC है, और दूसरी केबल कनेक्ट है जो कि स्विच टू स्विच है। ठीक है, इस स्विच की 2 पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। अगर मैं यहाँ आके चेक करता हूँ, कहाँ पर, कंट्रोल Z और शो इंटरफेस स्टेटस, इसने की तो खैर अब भी रह जाएगी। तो ये कह रहा है भाई FA01 भी कनेक्टेड है, FA02 भी कनेक्टेड है, और दोनों VLAN 1 में है। और VLAN को अभी हमें पता नहीं है VLAN होता क्या, हमने VLAN की बात नहीं की। ठीक, लेकिन इन दोनों में फर्क है एक छोटा सा जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, कि FA01 है PC के साथ और FA02 है किसके साथ, स्विच के साथ। ठीक, तो सिस्को कहता है, या बल्कि दुनिया भर का रूल है, सिस्को नहीं कहता, दुनिया भर का रूल है कि जब भी स्विच टू एंड डिवाइस आपकी कोई केबल कनेक्ट होगी जिस पोर्ट पर, उस पोर्ट का मोड होना चाहिए एक्सेस मोड। ठीक है, और वो पोर्ट भी कहलाएगी एक्सेस पोर्ट। ठीक है, 2 तरह की पोर्ट्स होती है हमारे पास, एक होती है एक्सेस और एक होती है ट्रंक। ठीक, एक्सेस और ट्रंक में फर्क यही होता है कि जब भी आप सिंगल डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट होनी चाहिए एक्सेस पोर्ट के, या एक्सेस पोर्ट या एक्सेस मोड के थ्रू। और जब ये डिवाइस हो जिसके साथ, मतलब वो पोर्ट जिसके साथ कोई दूसरी डिवाइस कनेक्ट है, वो होनी चाहिए कैसे, ट्रंक के थ्रू, या उसका मोड ट्रंक होना चाहिए। नहीं समझ आया? वो समझ आएगा जब मैं कहूंगा भाई शो इंटरफेस FA0/1, शो स्विच पोर्ट इंटरफेस FA0/1। मैंने कहा 2 तरह के स्विच पोर्ट्स होती हैं, एक होती है एक्सेस और एक होती है ट्रंक। अब मैं FA01 से पूछ रहा हूं कि भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या स्टेटस है, तो FA01 ने कहा आपने कमांड ही गलत टाइप की है। इसका मतलब मैं पहले सही लिख रहा था, स्विच पोर्ट बाद में आएगा। शो इंटरफेस FA01 स्विच पोर्ट, हाँ बाद में आएगा। ठीक, तो इसने कहा कि भाई मेरे पास जो है ना, मैं FA01 हूँ, इनेबल्ड है, और मेरा इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है जो कि है डायनेमिक ऑटो, और मेरा एक ऑपरेशनल मोड है जो कि है एक्सेस। ठीक है, मैं जो हूँ वो ऑटो, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि भाई तुमने ऑटो काम करना है, लेकिन ऑटो में ना मेरा ऑपरेशनल मोड इस वक्त क्या है, एक्सेस। असल में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्सेस। एक्सेस हमारा कीवर्ड है। मैंने कहा ठीक है भाई, गुड है, तुम तो पोर्ट नंबर 01 हो, तुम्हें एक्सेस ही होना चाहिए। ठीक, लेकिन जब मैं आया किसके पास, पोर्ट नंबर 2 के पास, तो मैंने कहा भाई पोर्ट नंबर 2 को होना चाहिए था ट्रंक। अभी मैंने बताया नहीं एक्सेस और ट्रंक में वैसे फर्क क्या है, लेकिन मैं जस्ट कह रहा हूं कि ये होना चाहिए था ट्रंक।
लेकिन जब हम इसे देख रहे हैं तो इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड वही है, डायनेमिक ऑटो, लेकिन ऑपरेशनल मोड क्या आ रहा है, एक्सेस। ठीक, अब ये एक्सेस के तौर पे क्यों बिहेव कर रही है जबकि इसे ट्रंक के तौर पे बिहेव करना चाहिए था? तो इसका जिम्मेदार है सिस्को। सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने कहा कि भाई मेरे पास जो है वो क्या करूं मैं, ओए क्या कर रहा हूं मैं, वैसे ये बात जो है ना मैंने छेड़ के गलत कर दिया, लेकिन अब छिड़ गई तो क्या करें, मजबूरी है। ठीक, सिस्को ने कहा भाई क्या, एक एक्सेस पोर्ट होती है और दूसरी कौन सी होती है, ट्रंक। अभी मैंने चूंकि वीलैन नहीं बताया ना, लेकिन एक्सेस होती है सिंगल वीलैन, एक सिंगल डिवाइस के लिए, ठीक है। और ट्रंक वो होती है जहां से ना मल्टीपल वीलैंस का डाटा गुजरेगा और जहां आपने क्या कनेक्ट की है, कोई नेटवर्क डिवाइस, वही जो अभी टोपोलॉजी हमने देखी उस हिसाब से। ठीक, सिस्को ने कहा कि अच्छा हम एक काम करते हैं कि हम ना एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। फारिग बैठे हुए थे, इन्होंने ये प्रोटोकॉल बना दिया डीटीपी के नाम से, डायनेमिक ट्रंकिंग। इन्होंने कहा ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल ये करेगा कि खुद ही डिसाइड कर लेगा कि भाई मेरे पास जो इंटरफेस है उसे ट्रंक होना चाहिए या एक्सेस रहना चाहिए। ठीक है, ये प्रोटोकॉल ये काम करेगा। लेकिन अभी हम अगर देखें तो अभी ये प्रोटोकॉल ये काम नहीं कर रहा। ठीक, मैं बाकी सारी चीजें हटा देता हूँ, सिर्फ इसे ले आता हूँ ताकि ये साइड बाय साइड ज्यादा बेहतर समझ आ जाए, मुझे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक, अभी मैंने कहा ये प्रोटोकॉल ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह है डीटीपी। डीटीपी है सिस्को का प्रोटोकॉल, हर 30 सेकंड बाद हेलो भेजता है। इसके दो मोड्स हैं, ऑटो और डिजायरेबल। डीटीपी बनाया सिस्को ने कि ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ट्रंकिंग डिसाइड करेगा कि इस पोर्ट को एज अ ट्रंक काम करना चाहिए या एज अ एक्सेस काम करना चाहिए। ठीक, और कैसे डिसाइड करेगा, हेलो के बेस पर, कि हेलो भेजेगा। अगर सामने वाली डिवाइस भी हेलो भेजेगी तो इसका मतलब है हम दोनों सेम प्रोटोकॉल पर हैं, हमारी लैंग्वेज सेम है, तो हम ट्रंक बन सकते हैं। लेकिन अगर ये स्विच इससे हेलो भेजेगा पीसी को, तो क्या पीसी हेलो का जवाब दे पाएगा, नहीं। क्यों नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये स्विच ही नहीं है। डीटीपी का प्रोटोकॉल कहां होगा, सिर्फ स्विच के पास, सिस्को के स्विच के पास, वो भी। तो अगर दो सिस्को के स्विच हैं तो वही एक दूसरे की हेलो को समझेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, तो अब ये दो सिस्को के स्विच हैं, ये एक दूसरे की हेलो समझेंगे। ये पीसी सिस्को का थोड़ी है, ये थोड़ी डीटीपी भेजेगा, डीटीपी का हेलो भेजेगा, ये थोड़ी उस प्रोटोकॉल को जानता। समझ आई बात, दोबारा रिपीट करूं, बस मतलब समरी ये है, अब तक जो मैंने कहा उस सब की आसान समरी ये है कि दो तरह के मोड्स होने चाहिए, एक एक्सेस और एक ट्रंक। जहां सिंगल डिवाइस कनेक्ट है वो एक्सेस होना चाहिए, जहां कोई नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट है वो ट्रंक होना चाहिए। ये हर स्विच के लिए। सिस्को ने कहा कि अच्छा हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जो ये खुद डिसाइड कर ले कि ट्रंक कहां बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, काम आसान करने के लिए। लेकिन उन्होंने काम को ना थोड़ा मुश्किल कर दिया। मुश्किल ऐसे किया कि इसमें दो मोड बना दिए, एक ऑटो और एक डिजायरेबल। अच्छा, ऑटो मोड जो बनाया ना, ये इन्होंने कहा कि भाई ये ना ट्रंकिंग नेगोशिएशन नहीं करेगा शुरू। मतलब कि ये मोड जो है ना, इसको मैं कहता हूं कि ये जो मोड है ऑटो मोड, ऑटो मोड एक तरह से ना वो है, इसमें ईगो बहुत है। सही है, ऑटो मोड में क्या है, ईगो है, मगरूर है सामने किसी से भी। मतलब जब आपका मोड ऑटो है ना, पोर्ट का मोड जब ऑटो है तो आपकी पोर्ट किसी को हेलो नहीं भेजेगी। कोई सी भी स्विच की, स्विच भाई डीटीपी स्विच पर है, ठीक है, डीटीपी किसके पास है, स्विच के पास। तो हमने देखा कि स्विच की जो पोर्ट नंबर 2 है,
इसका मोड क्या है, ऑटो है, और 1 का भी ऑटो है। यानी ये पहले हेलो ही नहीं भेजेगा, मतलब इसमें गुरूर बहुत है। मैं बड़ा हूं, मैं सलाम नहीं करूंगा किसी को, कोई मुझे सलाम करेगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, खुद से मैं कोई निगोशिएशन स्टार्ट नहीं करूंगा। ऑटो में ये मसला है। तो अब क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट सारी पोर्ट्स क्या है, ऑटो हैं। तो इधर भी ऑटो और इधर भी ऑटो, दोनों अकड़ के बैठे हैं। सही है, दोनों में ईगो है, दोनों कह रहे हैं मैं पहले हेलो नहीं भेजूंगा। जब दोनों हेलो भेजेंगे ही नहीं तो क्या ट्रंक बन सकती है यहाँ पे, नहीं बन सकती। दूसरा मोड कौन सा था, ना डीटीपी का, डिजायरेबल। ठीक, डिजायरेबल कहता है कि मैं करूंगा निगोशिएशन, मुझ में नहीं है कोई ईगो वीगो, मैं बड़ा हम्बल बंदा हूं, मैं तो खुद ही पहले मैसेज भेज दूंगा ताकि अगर अगला जवाब देना चाहे तो वो मुझे जवाब दे दे और हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। समझ आई कहानी। तो इसका मतलब अगर मैं इस पोर्ट का FA02 का मोड जो है वो ऑटो से चेंज करके डिजायरेबल कर दूं तो ये उसे मैसेज भेजेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही ऑटो में, वो फिर रिप्लाई दे देगा, फिर इनके दरमियान क्या हो जाएगी, ट्रंक बन जाएगी। ठीक, इसका मकसद है कि आपको ट्रंक बनाना है, कैसे भी बनाओ। ट्रंक, जब भी दो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उनके बीच की पोर्ट ट्रंक होनी चाहिए। ट्रंक आपका काम जो है ना बताएगी आपको जब आप VLAN पढ़ेंगे, ये सब VLAN के अंदर शामिल ये सब VLAN के अंदर शामिल है। तो वही प्रश्न की रह जाएगी ना जब VLAN पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो वो VLAN, जब तो मैंने कहा था कि टॉपिक शुरू ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब कर दिया, अब क्या करें। तो अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं आता हूँ ग्लोबल मोड पे और मैंने कहा इंटरफेस FA0/2, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। इसने कहा क्या करना चाहते हो, मैंने कहा मैं तुम्हारी जो पोर्ट है, स्विच पोर्ट, उसका मोड चेंज करना चाहता हूँ। अभी मोड क्या है, एक्सेस, अभी एक्सेस हुआ है ऑटो की वजह से। हाँ, अभी मोड वैसे डायनेमिक ऑटो है, उसकी वजह से काम ये क्या कर रहा है, एक्सेस वाला। अब मैंने जब क्वेश्चन मार्क किया तो इसने कहा भाई 3 ऑप्शन है अगर मेरा मोड चेंज करना है, एक्सेस, डायनेमिक या ट्रंक। अभी बाय डिफॉल्ट है डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो होने की वजह से एक्सेस है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, देखो दोबारा समझाता हूं। मोड होते हैं दो, एक्सेस या ट्रंक। सिस्को बीच में अपनी टांग लाया DTP बना के और उसने कहा कि भाई DTP जो है ना ये डायनेमिक काम करेगा। तो सिस्को ने कहा डायनेमिक के 2 मोड होंगे, एक ऑटो और एक डिजायरेबल। तो ये जो यहाँ पे डायनेमिक दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि भाई डायनेमिक में जाओगे तो फिर 2 ऑप्शन होंगे, ऑटो, डिजायरेबल। अगर डायनेमिक में नहीं जाता और मैं यहाँ लिख देता हूं एक्सेस, तो क्या होगा, ये पोर्ट एक्सेस बन जाएगी जिंदगी भर के लिए। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। अच्छा, मैंने अगर इसे कर दिया ट्रंक, चाहता हूं मैं इस पोर्ट को ट्रंक बनाना है मुझे, ये पोर्ट ट्रंक बन जाएगी मगर जिंदगी भर के लिए। यानी कि अगर इस पोर्ट पर कल को किसी ने ये केबल निकाली स्विच की और इसकी जगह केबल लगा दी PC की, तो भी ये काम करेगी एज अ ट्रंक। ठीक, इसीलिए सिस्को ने कहा कि इसे ना आप ट्रंक में ना रखो, आप इसे क्या करो, डायनेमिक कर दो। जब आपने डायनेमिक कर दिया, और डायनेमिक में भी क्या करना है, ऑटो तो नहीं करना, ऑटो की वजह से तो सारा मसला है जी। ठीक है, DTP प्रोटोकॉल के 2 मोड है, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल। मतलब वर्ड तो अब पूरा हुआ ना जब मैंने लिखा डायनेमिक डिजायरेबल। मैं डायनेमिक ऑटो भी लिख सकता था, लेकिन ऑटो तो बाय डिफॉल्ट था। हाँ, उसकी पोर्ट को डिजायरेबल करेंगे ताकि वो निगोशिएट करे और ट्रंक बन जाए। जैसा आपने कहा कि दूसरा सिस्टम आगे लगे, हाँ, उसी पोर्ट पे तो बोर्ड के अंदर ट्रंक काम करेगी। लेकिन डायनेमिक से ऐसा नहीं होगा। डायनेमिक से क्या होगा कि क्योंकि डायनेमिक में हेलो भेजा जाता है,
तो अगर पीसी लग गया तो पीसी से तो हेलो नहीं मिलेगी, तो पीसी से हेलो नहीं मिलेगी तो ये खुद ही अपना मोड चेंज करके एक्सेस हो जाएगा। यानी डायनेमिक का फायदा क्या है या डीटीपी का फायदा क्या है कि पोर्ट खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगी कि सामने स्विच लगा है या सामने पीसी लगा है। अगर पीसी लगा है तो वहां से मुझे हेलो नहीं मिल रही, मैं एक्सेस बन जाऊं। अगर सामने स्विच है वहां से हेलो मिली, मैं अपने आप को ट्रंक बना लूं। नहीं नहीं नहीं, हेलो डीटीपी का हेलो। डीटीपी एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल मैंने कहा था क्या होती है, लैंग्वेज। वो एक अलग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पीसी नहीं जानता, पीसी के पास डीटीपी का प्रोटोकॉल नहीं है। सही है, अब कहानी समझ आई? ठीक है, ये वीलैन के साथ हम इसको शामिल करेंगे। फिलहाल मैंने ये कर दिया डायनेमिक डिजायरेबल। मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो डायनेमिक डिजायरेबल कर दूं या ट्रंक कर दूं। जब ट्रंक कर दूंगा ना तो वो अनकंडीशनली ट्रंक रहेगी, लेकिन डायनेमिक डिजायरेबल करने से क्या होगा, वो नेगोशिएट करेगी कि एक्सेस बनना है या ट्रंक बनना है, और एक सेफ साइड हो जाएगा कि कल को अगर कोई पीसी आ गया तो ये ट्रंक के तौर पे काम नहीं करेगी, वो खुद ही एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि सिंगल डिवाइस के लिए एक्सेस होना चाहिए पोर्ट को। ठीक है, ये मैंने कर दिया। जैसे ही मैंने किया ये पोर्ट अप डाउन हुई, अप डाउन होने के बाद अब मैं चेक करूंगा तो FA02 के बारे में ये मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है डायनेमिक डिजायरेबल की वजह से अब ये क्या है, ट्रंक। कौन सी, S1 की F02। और अगर मैं S2 पे आता हूं कैसे एक्सेस होगी भाई, S2 की F02 क्या होगी, S2 की F02 शो इंटरफेस F02 स्विच पोर्ट ऑटो है लेकिन ट्रंक बन गई। ठीक, क्यों ट्रंक बन गई, क्योंकि इसने जब हेलो भेजा तो इसे हेलो रिसीव हुआ, तो इसने कहा अच्छा हेलो रिसीव हुआ, इसका मतलब सामने भी कोई स्विच है, क्योंकि हेलो तो मुझे स्विच ही भेज सकता है। तो खुद से तो ये हेलो भेज नहीं रहा था ऑटो होने की वजह से, लेकिन इसने अपना मोड चेंज कर लिया रिस्पॉन्स करने के लिए ना। इसने कहा भाई सामने स्विच है, उसने हेलो भेजा है, तो अब मैं भी जो है वो क्या करूं, अपने आप को ट्रंक बना के सामने वाले को हेलो भेजूं। ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पूरा स्टफ इसे स्विच के जरिए जी, ये डीटीपी का कॉन्सेप्ट और ये ट्रंकिंग और ये डायनेमिक ऑटो और डिजायरेबल, ये सब स्विच में, ये सब स्विच के लिए। डीटीपी स्विच का प्रोटोकॉल है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक, क्लियर है ये, बस खत्म।